बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ कैफोर बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग कि हाउ टू ड्राफ्ट योर आंसर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था अपने चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम था वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स। हमने अपने बिजनेस लॉ के कोर्स का आगाज़ किया है चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम था ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम के तमाम सवाल क्लास में देख लिए, अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस एंड रिलेटेड डिस्कशन, क्वेरीज वगैरह सब कुछ। इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 को कंक्लूड कर लिया है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप थोड़ा सा ड्राफ्टिंग पे फोकस कर लें, ड्राफ्टिंग सिखा दें। हमें ये नहीं पता कि हाउ टू राइट, और ये बिल्कुल ठीक बात है और ये इंडिकेटर है इस बात का कि आप लोग को अपने अटैम्प्ट की फ़िक्र है। क्योंकि होता ये है कि जब बच्चे पूरे सेशन पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स भी ले लेते हैं, रीजनेबल प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन वो जो लिखने का लेवल है ना वो अचीव नहीं कर पाते। और वो लिखने का क्या लेवल है जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो बिजनेस लॉ के आंसर्स लिखने का तरीका है ये ऑडिट से डिफरेंट है, कंपनी लॉ से डिफरेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपसे कुछ अलग चीज़ रिक्वायर करता है। जब भी तो वो सब्जेक्ट अलग है, वो क्या रिक्वायर करता है कि आप उसका जो आंसर करने का मेयार है उसके मुताबिक आंसर करो। मेरी बात समझा रही है? तो बिजनेस लॉ भी कुछ ऐसा ही है। लॉ क्या है? लीगल सब्जेक्ट है, तो लीगल सब्जेक्ट को आंसर करने का तरीका आपको सीखना है। और इससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने उस तरह से आंसर करना है जिस तरह से एग्जामिनर चाह रहा है। और एग्जामिनर क्या चाह रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको रिक्वायरमेंट देख के पता चलेगा। अच्छा, तो आज के सेशन में हम क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये सीखने जा रहे हैं, हमारे जो इस सेशन का जो हमारा वो है ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि हम लोग एक ड्राफ्टिंग सीख लें और इस तरह से सीख लें कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आप प्रोफिशिएंट हो। आपको पता हो कि आपको अपना आंसर किस तरह लिखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, टाइम अवेलेबल, तो आपने किस तरह ड्राफ्ट करना है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आपने अपने आंसर को किस तरह ड्राफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। अच्छा, इस सेशन को हमने जो है ना वो तोड़ना है कोई 4 हिस्सों में, ठीक है। सबसे पहले ऐसा शुरू करने जा रहे हैं, बस इससे पहले अल्लाह के नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की। वो क्या है? स्टेप नंबर 1 है मेरी आज की नशिस्त का, दैट इज़ डिकोडिंग द क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी। यानी कि हम डिकोड करेंगे कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि सारे ही सवाल हैं, 8 के 8, 10 के 10, 12 के 12, सब में ही उसने कुछ ना कुछ पूछा है। तो जो पूछा है मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं उसको आंसर कर देता हूँ। लेकिन हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है ना वो ये सीखनी है कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, उसने रिक्वायरमेंट क्या पूछी है और उस रिक्वायरमेंट में उसने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया, ये बड़ा अहम है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में जब सवालात आते हैं तो कहीं वो कहता है कि आइडेंटिफाई, कहीं वो कहता है एक्सप्लेन, कहीं वो कहता है इलस्ट्रेट, कहीं वो कहता है इनलिस्ट, कहीं वो कहता है इन्यूमरेट, कहीं वो कहता है कमेंट, कहीं वो कहता है सजेस्ट, ठीक है, कहीं वो कहता है डिस्कस। अब क्या ये सारे अल्फाजों के मतलब एक ही है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें क्या लगता है इंग्लिश है, कुछ भी लिख दो, वो आगे पीछे जो है ना सिनोनियम्स होंगे तो, और हम हर किसी को एक ही स्टाइल से आंसर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी शायद आज से पहले इसी तरह से आंसर करवाता आता था। अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो जब तक मैंने ये चीज़ नहीं सीखी थी तो मैं कैसे आंसर करता था? बस जिस तरह से जो है वो मुझे आता था आंसर। अच्छा, इमाद कहते हैं कि आज आपकी बारी तिलावत की। हाँ, आज मैंने कर ली, तुम भाग गए हो यहाँ से, ठीक है, मैंने कर ली, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो अब ये कहता है कि डायरेक्टिव वर्ड्स यानी कि एक्सप्लेन, डिस्कस और इवेल्यूएट टेल यू हाउ टू अप्रोच ईच क्वेश्चन, नोइंग व्हाट दीज टर्म्स मीन हेल्प यू स्ट्रक्चर योर आंसर इफेक्टिवली इंश्योरिंग यू मीट द एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन। यानी कि वही जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है मैंने उर्दू में बता दिया कि आपको अल्फाज पकड़ना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अब हर एक अल्फाज का एक अलग मतलब होता है। तो सबसे पहला जो हमने काम करना ना, हमने क्या करनी है, दिमाग की धुलाई। जो हमारे दिमागों पे जंग लगा हुआ है या जो हमारी नॉलेज में कमी है, हमने उसको पूरा करना है। वो कैसे करना है? हम पकड़ेंगे एक अल्फाज को, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, इन्यूमरेट, इलस्ट्रेट, लिस्ट, इनलिस्ट, कमेंट, प्रोवाइड एडवाइस, सजेस्ट, ठीक है, डिस्कस। एक एक वर्ड को पकड़ते हैं और देखते हैं कि इसके लुग़वी मायने क्या होते हैं और हमें लॉ में इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को किस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिकोड करने जा रहा हूँ, डिकोड को मतलब समझाता है यानी कि क्रैक करना, ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहले मैं डिकोड करूँगा क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को, जो कि मैं पकड़ूंगा रिक्वायरमेंट है, होता है ना गर्दन से पकड़ना। तो सबसे पहले मैं सवाल को पकड़ूंगा गर्दन से, बिल्ली को जैसे गर्दन से पकड़ते हैं वैसे मैं गर्दन से पकड़ के साइड पे ले आऊँगा। अब देखता हूँ कि अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले मुझे पता चल जाए कि मुझे आंसर किस तरह से करना है, उसके बाद में पकड़ूंगा कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है। आ जाओ, सबसे पहले अगर वो तुमसे कहता है कि आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई का क्या मतलब है? आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि पॉइंट आउट और सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम और इशूज़ विदाउट इलेबोरेटिंग इन डिटेल। यानी कि सिर्फ बता दो, पॉइंट आउट कर दो, आइडेंटिफाई कर दो, पहचान करा दो, लेकिन ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है।
अच्छा, ऊपर एक और बात, एक और भी लिखी हुई जो मैं रिपीट करना भूल गया आपको बताना, कि ऑलवेज कंसिडर द अवेलेबल मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एज दे कैन इन्फ्लुएंस द डेप्थ एंड डिटेल ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर। वो कैसे, कि कभी कभार एक सवाल में वो तुमसे कहेगा कि आइडेंटिफाई कर दो, लेकिन वो 2 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स का होगा, तो तुम क्या करोगे, विदाउट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल आप लिस्ट डाउन कर दोगे। लेकिन अगर वही आइडेंटिफाई पूछे रिक्वायरमेंट में और सवाल के मार्क्स हो 6, तो अब तुम्हारी अकल क्या कहती है कि आइडेंटिफाई करने के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। जहाँ मार्क्स ज़्यादा होंगे वहाँ आइडेंटिफाई नहीं लिखेगा, वहाँ कुछ और लिखेगा। जहाँ मार्क्स कम होंगे तो वहाँ ऐसी बातें लिखेगा। लेकिन फिर भी एहतियातन फॉर सेफ साइड सवाल के अवेलेबल मार्क्स देख लेना कि कितने हैं, ठीक है। ये तो मैं बड़ी हेल्प करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि सेशन के स्टार्ट में आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया, जब भी मैंने कराया ना, अगर सामने से डिमांड नहीं आती खासतौर आप इनकी, ठीक है, तो मैं नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर इंटरेस्ट होगा तो फिर मैं वो करूँगा। मैं तो बैठा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जिस तरह से आप बोलोगे जो आपकी फरमाइशी प्रोग्राम है मैं एंटरटेन करूँगा, लेकिन यहाँ से फरमाइश आई तो फिर मैंने इसको कर दिया। अच्छा, एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द इसेंशियल्स ऑफ एन वैलिड ऑफर, आइडेंटिफाई द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सिर्फ हेडिंग डालनी है आसान ज़बान में। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेन एंड डेफिनेट, कम्युनिकेशन टू द ऑफर होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें ना इस तरह से। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई, मतलब समझ आता है कि आइडेंटिफाई में हमने सिर्फ आइडेंटिफाई कर देना है और डिटेल में एक्सप्लेन उसको जाके बहुत ज़्यादा बोलो भाई नहीं करना, ठीक है। एक्सप्लेन, नाम ही काफ़ी है, एक्सप्लेन, वजाहत कीजिए, बयान कीजिए। उर्दू के पेपर में आता था ना, कहते हैं कि क्लैरिफाई करो डिटेल्स और रीजंस बिहाइंड द लीगल प्रिंसिपल। कहते कि एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, उसने कहा जैसे मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन इनविटेशन टू एन ऑफ़र। तो अब तुमने इनविटेशन टू एन ऑफ़र के बारे में, तुम्हें इसकी शान में जो कुछ पता है तुम सब कुछ बताओगे, तुम इसको डिटेल में बताओगे, बात समझ आती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या करोगे, सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दोगे, नहीं, सही है ना। मतलब क्या करते हैं हम, 2 कॉलम खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वॉइड, यहाँ लिखते हैं वॉइडेबल। ये लाइन क्यों सीधी नहीं हो रही आज, अभी करते हैं इसको सीधा। हाँ, ठीक है, यहाँ लिखते हैं वॉइड, वहाँ लिखते हैं वॉइडेबल। और चूंकि हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी ज़्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो लिख देते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, क्यों, क्या उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, तो फिर डेफिनेशन लिखना मेक सेंस। लेकिन क्या बोला है, एक्सप्लेन करो डिफरेंस। तो एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने बतानी है डेफिनेशन और एक्सप्लेन भी करना है क्या, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगनिंग, वो तो होता ही शुरू से ही वॉइड है। वेयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट कैन बी रिजेक्टेड बाय वन पार्टी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। अच्छा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, आप इसको वॉइड एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, इवेल्यूएट, इवेल्यूएट का मतलब क्या होता है कि आप इसको फर्दर एनालाइज करो, इसके अच्छे बुरे के बारे में बताओ, इवेल्यूएट करो ना। कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे सामने जनाब 2 CVs हैं, एवेल्यूएट करो कि किसको मैं हायर करूँ, तो तुम्हारे पास 2 CVs आई जनाब, एक के आर्टिकल्स बिग फोर से हैं, इसने फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ऑडिट किया हुआ है, एक के आर्टिकल्स जो है ना वो कोई बी कैटेगरी फर्म से नेट से, तो और इसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल क्लाइंट से एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ये महारत है, इसने जो है ना वो 10 क्लाइंट लीड किए हैं, वेरस फाइनेंशियल सेक्टर वाले ने 5 क्लाइंट लीड किए हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है बैंक के लिए, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि बैंक के लिए क्या सूटेबल है, वो बंदा जिसने फाइनेंशियल सेक्टर का ऑडिट किया हुआ है, बात समझ आती है। तो इवेल्यूएट क्या करोगे, चलो फाइनेंशियल सेक्टर का नहीं भी किया हुआ, दोनों बंदे हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट किया हुआ है और वैकेंसी भी आई है मैन्युफैक्चरिंग वाले में। अब तुम दोनों को कंपेयर करोगे कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसने किसको रिपोर्ट किया था, कौन बंदा लिस्टेड कंपनी में था, कौन बंदा अदर देन लिस्टेड कंपनी में था, बात समझ आ रही है। इतनी आसान टर्मिनोलॉजीज तो मतलब रिलेट करते हो ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। तो अगर तुम्हारे पास 2 बंदों की CV आती, चलो इससे भी आसान मिसाल करता है, तुम लोगों ने अभी लॉ नहीं पढ़ा हुआ नीचे वाला, 2 टीचर्स की CV आती है, ठीक है, दोनों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक ने पढ़ाया है A लेवल्स के टॉप कॉलेज में, एक ने पढ़ाया कोचिंग सेंटर में, एक ने एक सेशन में जो है ना 2000 बच्चे पढ़ाए, एक ने एक सेशन में सिर्फ 500 बच्चे पढ़ाए, ठीक है। एक डायरेक्ट रिपोर्ट करता था प्रिंसिपल को और सारे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी देखता था, एक सिर्फ पढ़ाता था, विजिटिंग फैकल्टी था और घर चला जाया करता था। अब हमें मैनेजमेंट भी चलवानी है, पढ़वाना भी है, बताओ किसको रखोगे। अब वो तुमसे कहता है अगर एवेल्यूएट करो बोथ द CVs, तो क्या करोगे, दोनों को एवेल्यूएट करोगे, दोनों के अच्छे और बुरे के बारे में बताओगे और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि मेरी नज़दीक ये वाला ज़्यादा बेहतर है। बात समझ आती है। तो अगर वो कहता है एवेल्यूएट, तो तुमने क्या करना है, उसके अच्छे बुरे के बारे में जो है ना असेस करना है, एवेल्यूएट करना है। कैसे एवेल्यूएट करो, लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोवर्जन। कोवर्जन पता है ना,
कोर्जन नहीं पढ़ा हमने अभी, चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कोर्जन का मतलब होता है ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे किसी को मार धाड़ करके चमाट वमाट दे दिया और बोला भाई चलो मोबाइल बेचो, गाड़ी निकालो, तो ये होता है कोर्जन, ज़ोर ज़बरदस्ती जबर करना। ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, अभी आ रहा है, ठीक है। तो कहता है कि लीगल इम्प्लीकेशन बताओ कि अगर मैंने किसी को मार के, जैसे वो बाबर वाला था कि अपनी गाड़ी बेचो, वो वाली मिसाल याद है, फोर्सफुली उसको कहा था कि अपनी गाड़ी बेचो, तो वो कोवर्जन कहलाता है, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना, जबर करना। तो हमने आंसर में क्या बताना है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ज़ोर ज़बरदस्ती से वो वॉइडेबल हो जाएंगे, यानी कि इसमें फ्री कंसेंट नहीं था। चलो फ्री कंसेंट तो पढ़ा हुआ है ना, फ्री कंसेंट पढ़ा हुआ है ना, तो यानी कि अगर मैं किसी पे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, जबर कर रहा हूँ, तो क्या उसमें उसका कंसेंट फ्री है? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको बता देना है कि जनाब उसके पास एक कुछ रेमेडीज़ भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि रेसिशन और डैमेजेस। रेसिशन और डैमेजेस क्या होता है इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मकसद क्या है समझाने का भी इस सेशन का, इस सेशन का मकसद क्या है कि समझ आ जाए इवैल्यूएट में क्या होता है, क्या करना है इवैल्यूएट में बताओ, उसके अच्छे बुरे के बारे में जानना है और बताना है कि उसके पास कौन कौन से अच्छे बुरे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बात समझ आती है? 3 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है, किसी में कोई मसला तो बताओ। ऑनलाइन वाले ज़रा आइडेंटिफाई देख लो एक बार अच्छी तरह से, सिर्फ लिस्ट डाउन करना है। एक्सप्लेन वजाहत बयान कीजिए। इवेल्यूएट उसके अच्छे बुरे बारे में असेस कीजिए। एग्जाम्पल देनी होगी नहीं इमाद, एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं देनी होगी। एग्जाम्पल मेरी किताब में सिर्फ सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए, एग्जाम्पल को आपने अपने आंसर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सर मैंने बी लॉ का पेपर दिया तो एग्जामिनर ने पूछा हुआ था इवेल्यूएट पोजीशन, और मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या लिखना है। आया ना मैदान में बच्चू, अभी तो तुम देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुजल्फा सरबत, सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा यूट्यूब पे? नहीं, लाइव लो, मिल जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। जाओ नहीं, लेकिन बैठ जाओ, अच्छी बात है। लाइव जितना इंटरेक्ट करोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो जी, सजेस्ट में क्या है, आपकी अम्मी से आपसे पूछती हैं बेटा आज खाने में क्या बनाऊँ, ठीक है, तो आप क्या कहते हो, कुछ भी बना लो, ऐसा कहते हो? नहीं ना, आपकी जो फरमाइश होगी आप वो बताओगे। मुझसे जब मम्मी पूछती हैं तो मेरी अम्मी तो मुझे कहती हैं कि तुम्हें जो है ना, तुम गोश्त खो हो, तुम्हें चिकन बीफ के अलावा कुछ नहीं खाना होता। तो मैं कहता हूँ भाई मेरा सजेशन है कि असल में हर जुम्मे को मैं ना पुलाव बड़ा शौक से खाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मम्मी आज जुम्मे है, बस बीफ पुलाव बना लें, चिकन पुलाव बना लें। तो मेरा क्या सजेशन, अम्मी ने मेरी क्या मांगी, राय मांगी। बेगम ने पूछा आप रात को खाने में क्या खाएंगे, मैंने कहा आज मेरा खाना बाहर है, मैं नहीं खाऊंगा। उसने मुझे सजेशन दी कि आप अपनी राय से आगाह कीजिए। तो जब एग्जामिनर तुमसे पूछे सजेस्ट, तो क्या करना है, अपनी राय देनी है। लीगल प्रोविजन की रोशनी में अपनी राय से आगाह करना है किसको, एग्जामिनर को। आओ, प्रोपोज करना है कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन लीगल रीजनिंग, अपने दिमाग से नहीं कि उसके साथ गलत हो गया, ज्यादती हो गई, लेकिन हाँ उसने भी ज्यादती में तो हाँ तो की थी ना, उसने सही हुआ उसके साथ, उसको मार पड़ी। ऐसी अपनी दिमाग से हमने बात नहीं करनी है, हमने लीगल रीजनिंग के बिहाइंड सजेशन देना जाके। कैसे, सजेस्ट हाउ एन ऑफर कैन बी वैलिडली रिवोक्ड, एक ऑफर को कैसे रिवोक किया जा सकता है, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर की बात कर रहा है। आओ, प्रोपोज दैट एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, और एक्सप्लेन करना है हमने क्या कि रिवोकेशन कैसे होती है। अच्छा, ये सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपके लिखने की चीज़ नहीं है, सेक्शन नंबर आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, आपने सिर्फ लिख देना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। बात समझ आती है। सजेस्ट में क्या है, अपनी राय से आगाह करना है, और राय कैसे बनाओगे, लीगल प्रोविजन की रोशनी में। शाबाश। एडवाइस, सजेस्ट और एडवाइस मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। प्रोवाइड लीगल एडवाइस और रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये बिल्कुल ऊपर वाले से मिलता जुलता है। कहता है एडवाइस वेदर एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज़ बीन रिवोक्ड। अच्छा, एडवाइस और सजेस्ट को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, दोनों के एक जैसे मतलब है। ऊपर हमने क्या किया था, हमने कोर्स ऑफ एक्शन बताया था लीगल रीजनिंग की बैकिंग से। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लीगल एडवाइस या कोर्स ऑफ एक्शन ही बताना है, तो बिल्कुल सेम चीज़ है। कहते हैं क्या पूछ रहा है कि एडवाइस करो कि क्या ऑफर एक्सेप्ट की जा सकती है अगर वो एक बार रिवोक कर दी जाए। हम क्या बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ऑफर जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती अगर रिवोकेशन कम्युनिकेट कर दी गई है ऑफरी को। अब कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से, बात समझ आती है। 5 की 5 चीज़ें हो गई। चलो देख लो एक बार। आइडेंटिफाई में सिर्फ पॉइंट लिस्ट करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। एक्सप्लेन में हेडिंग भी डालनी है और डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, मैंने अपनी किताब में हर चीज़ की हेडिंग दी हुई है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हेडिंग समेत याद करेंगे तो याद करने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, वरना पॉइंट्स तो आई की किताब में बड़े वेग लिखे हुए ऐसे ही, ठीक है। इवेल्यूएट यानी कि उसके अच्छे और बुरे के बारे में आपने बताना है। सजेस्ट, अपनी राय से आगाह कीजिए। एडवाइस, ये भी वही है कि अपनी राय से आगाह कीजिए, लेकिन
कानून के दायरे में रहते हुए, अपनी अकल और शऊर से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे में रहते हुए अपनी राय से आगाह कीजिए। अभी तो सिर्फ स्टेप 1 है, कहानी बहुत बाकी है। आ जाओ। स्टेट का मतलब क्या होता है? ये वो सदर वाला स्टेट है? नहीं, वो वाला नहीं है। स्टेट यानी कि लिख दो, बस स्टेट कर दो, लिख दो, यानी कि प्रोवाइड अ फैक्ट और लीगल प्रिंसिपल विदाउट एलेबोरेशन। ये पहले वाले से मिलता जुलता है। कौन सा? आइडेंटिफाई, यानी कि लिख लो अपने पास आइडेंटिफाई और स्टेट का मतलब आगे पीछे ही है। स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अगर मैं कहूँ कि आइडेंटिफाई द रूल रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑन ऑफर, बात सेम है? सेम है ना? आइडेंटिफाई कर दो या लिख दो या लिस्ट कर दो, तीनों का मतलब एक ही है। तो हमने क्या बताना है कि ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, आसान हो गया। शुरू वाले मुश्किल थे, बाकी तो अभी सो फार आसान है, 2 रह गए। डिस्क्राइब, ये किससे मिलता जुलता है? एक्सप्लेन से। डिस्क्राइब कर दो, तो वो बात बताने का मकसद ये कि अभी 8वें में मेरा आखिरी एंड हो जाएगा, तो बताने का मकसद क्या है कि इंटरचेंजेबली कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यूज़ हो सकते हैं और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ ना भी हों। ठीक है, बात समझ आती है? आप बिजनेस लॉ के ही हैं? यहाँ से पढ़ रहे हैं? यहीं से पढ़ रहे हो? ठीक हो गया। आपका नाम क्या दोस्त? अब्दुल कुद्दूस। लाइव आते हो आप? अच्छा, आज पहली ही क्लास में, लेकिन दूसरी मरतबा पढ़ रहे हो? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ रही चीज़ें अभी तो? सही है, चलो ग्रेट। डिस्क्राइब यानी कि वजाहत कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। कैसे? प्रोवाइड डिटेल अकाउंटिंग ऑफ समथिंग, यानी कि हमने उसके बारे में डिटेल में बात करनी है, डिटेल में बताना है। आप लोग लिख क्यों नहीं रहे हो वैसे? हावजा बहुत अच्छा है। हाँ, पीडीएफ दूंगा, फिर क्या करेंगे उसका? हाँ, या अल्लाह हिदायत दे। डिस्क्राइब द इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ एक्सेप्टेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमने क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस लिखना है और उसकी वजाहत भी करनी है। बात समझ आती है? क्लियर है? डिफाइन, डिफाइन क्या होता है? चलो बताओ। नहीं, हाँ, डेफिनेशन, शाबाश। डिफाइन का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन बताओ। अगर कोई लीगल डेफिनेशन, क्या चीज़? नहीं, डिफाइन एसेंशियल नहीं करेगा। डिफाइन का मतलब ये होता है कि उसकी डेफिनेशन बताओ। ठीक है, चलो। प्रोवाइड एग्जैक्ट मीनिंग और लीगल डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन। ठीक है, अच्छा। डिफाइन ऑफर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ऑफर क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एन एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन ही इज सेड टू मेक अ ऑफर। ऐसा ही है? वाह, क्या बात है, सही सुना यार। अच्छा, अपने टाइम में याद नहीं हुई? ठीक है, अपने टाइम में याद नहीं हुई, याद है? ग्रेट, अच्छी बात है। मैं आज से वहाँ सुनाई भी दी तुमने। तो मुझे अपने टाइम में वैसे याद नहीं हुई इतने अच्छे से, लेकिन सेकंड पढ़ाने के टाइम हो जाती है। और लॉ एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ड्राफ्टिंग मैंने किसी से नहीं सीखी, खुद सीखी है। वो कहते हैं ना, दर दर की ठोकरें खा के फिर जाके सीखी है, क्योंकि पेपर एक बार फेल हो चुका था। तो बस कुछ भी नहीं किया मैंने, तो मैंने जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये मैंने खुद मतलब रिसर्च की कि ड्राफ्टिंग किस तरह से होती है, किस तरह से दुनिया भर में की जाती है, वो सिखाने जा रहा हूँ। वरना मेरा फार्मूला तो बड़ा सिंपल था। वो बस मैं करता ये था कि पास पेपर उठाए, सॉल्व किए, उसको फिर आईकेप के आंसर से कंपेयर करता था। अब मैं अपने आंसर को देख के बोलता था कि मैं सही फेल हुआ, होना भी चाहिए था, वेल डिजर्व्ड, क्योंकि आईकेप का आंसर मेरे आंसर से बहुत बेहतर था। लेकिन ये नहीं पता था कि आईकेप का आंसर बनता किस तरह से उसने स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो बस मैं मैच करने के चक्कर में जो है ना, वो आईकेप के आंसर के बहुत करीब करीब अपने आंसर को ले आता था और पास हो गया। लेकिन इस सेशन में इंशाल्लाह जो है ना, हवाई बात नहीं है, अप्रोच सिखाऊंगा। जो अप्रोच मेरे नोट्स में यूज़ हुई है वो शॉर्टकट अप्रोच है, और एक लॉन्ग अप्रोच भी सिखाऊंगा ताकि तुम्हें आंसर ड्राफ्ट करना आ जाए। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम? डिकोड कर रहे हैं लीगल टर्मिनोलॉजी। बात समझ आती है? कहता है कि डिफाइन करो दैट एन ऑफर इज प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन ही इज टू मेक अ ऑफर। ठीक है, एक काम करते हैं, आई कैप जल्दी से खोल लेते हैं। मैंने ना वो पास पेपर्स डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो मुझे यहीं खोलने पड़ रहे हैं मजबूरन।
टच आईडी। अब हम आपको खुल के दिखाएंगे क्या क्या पासवर्ड्स। कुछ पर्सनल तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ क्या होगा? एग्जामिनेशन में जाएंगे, नहीं स्टडी रिसोर्सेस में जाएंगे, कैफ में जाएंगे, बी ला में जाएंगे, पासवर्ड्स में जाएंगे, स्प्रिंग 24। ठीक है, अब जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अब वो मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ, डरो नहीं, मैं सब दिखने में ख़तरनाक हूँ, पेपर दिखने में ख़तरनाक है नहीं, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोलता है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? डिस्क्राइब। क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब। क्या समझी? वजाहत। ठीक है। बी, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट दी रिस्ट्रिक्शंस। हमने क्या पकड़ा सबसे पहले? हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना, क्या? लिस्ट। अब मज़ा आया देख के, समझ आई? आइडेंटिफाई दी अग्रीमेंट्स 3A। आइडेंटिफाई यानी कि बस आइडेंटिफाई कर दो। अच्छा, अब देखो अगर मैं मार्क्स भी देखूँ ना साथ साथ, ठीक है, डिस्क्राइब 5 मार्क्स, ठीक है, फिर लिस्ट 4 मार्क्स, यानी कि जो 6-8 होंगी हम लिस्ट डाउन कर देनी है। आइडेंटिफाई दी एग्रीमेंट दैट आर स्पेशली वाइड। आइडेंटिफाई करना सारी चीज़ों को, यानी कि आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना, 6 मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स साथ साथ दिखना। डिफाइन द टर्म, क्या? डेफिनेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब 4 नंबर। ब्रीफली यानी कि मुख्तसर डिफाइन डिस्क्राइब कर दो, मुख्तसर। ब्रीफ कर दो, मुख्तसर सी बात। अच्छा, फिर इस पे आ जाओ, ए पढ़ो। अंडर द प्रोविजन इवेल्यूएट, यानी कि उसके अच्छे बुरे के बारे में आपने बताना है। फिर डिटरमाइन द लायबिलिटी, वो तो लायबिलिटी बता देंगे, मसला नहीं है। डिस्क्राइब, CBL, डिस्क्राइब क्या? वजाहत करनी है। फिर एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, आ जाओ। डिस्कस, यानी कि सवाल को पढ़ के उसके सारे एस्पेक्ट्स को आपने क्या करना है? डिस्कस करना है। फिर डिस्कस, फिर क्या? एडवाइस। एडवाइस मांग रहा है आपसे। फिर आ जाओ, नीचे आ जाओ, चलो उस पेपर को बंद करते हैं बस। अब क्या है? इवेल्यूएट, जांचो उसको। फिर इवेल्यूएट, फिर डिस्कस। सारे वर्ड पढ़ लिए हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो रिसेंट से छोड़ के ऑटम 23 पे चले आते हैं। थोड़ा सा पुराना पेपर भी देख लेते हैं, लेकिन सितंबर 23 भी रिसेंट हो गया ना। चलो स्प्रिंग बायस देखते हैं, और पुराना। आ जाओ, बस 2 देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी बात। एक्सप्लेन 4 डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके। ठीक है, कह रहे क्या कि एक्सप्लेन कर दो 4 डिफरेंस सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या क्या है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, डिस्कस। ठीक है, फिर ना आ जाओ, डिस्कस डिस्कस, ठीक है, फिर डिस्कस, डिस्कशन ही डिस्कशन है माशाल्लाह। डिस्कस, फिर डिस्कस, एक्सप्लेन, चलो शुक्र है कुछ चेंज हुआ। इवेल्यूएट, फिर डिस्कस, डिस्कस डिस्कस डिस्कस। बहुत पसंद थी इसको डिस्कशन, इस पेपर में डिस्कशन करवाइए। अच्छा, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, 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 लिस्ट, एनी 5 भी बता दिया। चलो बात समझ आती है, मज़ीद लंबी करने की जरूरत तो नहीं है इस पर, पक्की बात है। पहला स्टेप क्या था? डिकोडिंग द लीगल टर्मिनोलॉजी, कि हमें पता होना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। बात समझ आती है? आपका नाम क्या है? हाँ जी, माहम, ठीक है, बात समझ आती है? ठीक है, चलो जी आ गया। तो लास्ट रह गया, अच्छा मुझे लगा वो आखिरी है। कमेंट, कह रहे ऑफर एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशंस। ठीक है, क्या आपने क्या करना है? इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना है, कमेंट करना है, अपनी राय से आगाह कीजिए। जब कॉल रखते हैं ना, तो कॉल रखने से पहले अपनी राय से आगाह कीजिए। हाँ, एडवाइस की तरह ही है, कमेंट करना है, आपने अपना इजहार राय बताना है। कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ काउंटर ऑफर ऑन द ओरिजिनल ऑफर। अब बताओ कि अगर काउंटर ऑफर आ जाए तो ओरिजिनल ऑफर का क्या होगा? तो आपने क्या करना है? आपने बता देना है कि काउंटर ऑफर आने से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है, बस यही बात है। डिस्कस करना है कि काउंटर ऑफर नलिफाई कर देती है ओरिजिनल ऑफर, मीनिंग दैट ओरिजिनल ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड वंस अ काउंटर ऑफर इज मेड। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर हैव बीन मॉडिफाइड। बात समझाती है? बस कमेंट कर दिया। इमाद को क्रिमिनल लॉ पढ़ने का बहुत शौक है भाई। इमाद भाई आप यूट्यूब खोलें और लिखें क्रिमिनल लॉ इन हिंदी, तो कोई ना कोई वो क्या कहते हैं इंडियन ट्यूटर पढ़ा देगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन निश्ता मामा, वो वाली बात नहीं है।
अच्छा ठीक है, बिजनेस लॉ में होता तो मैं ज़रूर पढ़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट इन द कोर्स ना। स्टेप नंबर 2, आज हम एक मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है आईरैक मेथड। अल्लाह की कसम ये आज से पहले मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि लॉ की जो आंसर्स होते हैं उसको हमें कितना ड्राफ्ट करना चाहिए। तो सर्च करते 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 मैंने कुछ किताबों में देखा और कुछ जगहों पढ़ा कि दुनिया भर में जाना माना मेथड होता है एक आईरैक मेथड, जिसका नाम होता है इशू, रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। ये 4 स्टेप मेथड है। क्या? इशू, मसला क्या है, रूल, कानून क्या कहता है, एनालिसिस, इस कानून की रोशनी में एनालिसिस क्या है, और आखिरी में क्या, कंक्लूजन। अच्छा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना तो हम यहाँ खोलेंगे, लिखेंगे हम दी आईरैक मेथड। देखो आ गया, क्या है भाई ये? कह रहा है आईरैक मेथड होता है इशू, रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर ऑफ लीगल एनालिसिस। अब मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगा इसका कि देखो आपके भाई ने एक मेथड अचात किया जिसका नाम है आईरैक मेथड बाय आपका भाई उदैत भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दुनिया का जाना माना मेथड है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। आओ यहाँ से भी देख लेना। आईरैक मेथड पे पूरी माशाल्लाह एक वेबसाइट है जो कहता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है लीगल इशू, कि लीगल इशू क्या है, मसला क्या है। फिर क्या, आपका रेलेवेंट लॉ क्या कहता है। अब वो सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो बिजनेस लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो, कुछ भी हो ना, वो आपका लॉ क्या कहता है। आपने क्या करना है, अप्लाई करना है लीगल प्रिंसिपल फ्रॉम द केसेस एंड स्टैट्यूट्स, एक्सप्लेन करना है लॉ, डोंट जस्ट स्टेट इट, सिर्फ लिखना नहीं है, आपने लॉ को एक्सप्लेन भी करना है। फिर अप्लाई करना है फैक्ट से, डेवलप करने लीगल आर्ग्यूमेंट्स, अप्लाइंग द फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। अच्छा, ये जो आईरैक मेथड है ना, ये यूजुअली कब होता है, जब आपने किसी केस पर अपना ओपिनियन देना हो। मिसाल तौर पे एक लॉयर के पास केस आया कि जज अपना लॉयर साहब आप इस पर अपना ओपिनियन दें, तो क्या करेगा, वो उठाएगा भाई कि इससे पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास एक फ़ैसला गया था, उस पर जज साहब ने ये फैसला दिया था, और ये केस इनके जो है ना वो सेपरेशन वाला केस आ गया है। इससे पहले जब सेपरेशन में था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो बच्चों को बाप के साथ भेज दिया था और माँ के साथ नहीं भेजा था, और ये एक फ़ैसला जो है वो आया था जनाब पिछले साल की 3 अक्टूबर 2023 में आया था। और इस फैसले को सामने रखते हुए मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। क्या हुआ, लॉयर ने इशू रखा, रूल बताया, एनालिसिस किए और कंक्लूजन दे दिया। लेकिन ये एक बहुत लंबा मेथड है, इट इज़ लेंदी मेथड। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है। फिर आपके ऊपर है, आप लॉन्ग मेथड से जाओ या शॉर्ट मेथड से जाओ, लेकिन अगर पहले मेरी मानो तो पहले ये सीख लो, ठीक है। उसके बाद हमने फिर शॉर्टकट अप्लाई करना है। इशू, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीगल इशू प्रेजेंटेड बाय द फैक्ट इन द सिनेरियो। 1 से 2 सेंटेंस में आपने क्या करना है, अपना इशू बताना है। अच्छा, आई कैप आपका इशू नहीं बताता, आई कैप नहीं बताता, और मैं रिकमेंड करूँगा आप भी ना बताओ। लेकिन अगर मैं इशू ना लिखता तो फिर वो RS ही रह जाता सिर्फ, ठीक है। तो मुझे चूँकि पूरे मेथड से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि ये पूरा है क्या, तो इसलिए मैंने आपको आई भी बता दिया। इसका बात समझ आती है। तो इशू ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि इशू उसने सवाल में दिया हुआ है। अब कंसीडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि देखो ये क्या है, ये लीगल ओपिनियन ड्राफ्ट करने का जाना माना दुनिया का तरीका है। लेकिन हमें क्या एग्जाम में लीगल ओपिनियन ड्राफ्ट करना है बैठ के, तो फिर हम एक सवाल पकड़ते हैं, उसको अच्छे से उस पर अप्लाई करेंगे, 3 घंटे उसी में इंशाल्लाह निकल जाएंगे हमारे। इतने मार्क्स नहीं है सवाल के जितना हम टाइम लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइम कंस्ट्रेंट्स का बहुत शिद्दत से ख्याल रखना है। और अगर हमें टाइम कंस्ट्रेंट का बड़े शिद्दत से ख्याल रखना है तो हमें इस बात का भी जो है वो सोचना पड़ेगा, कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा इस बात को कि हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। इसलिए हम रेलेवेंट लिखेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है। तो इशू आप चाहो तो यू कैन सेफली स्किप दिस, ठीक है। ये सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो जो एक चीज़ जब सवाल में दी हुई है तो यू डोंट नीड टू रीराइट दैट। बात समझ आती है, ज़िंदगी आसान। आर पे आ जाओ, रूल, ये मेन है। यहाँ से आपका आई कैप का आंसर शुरू होना चाहिए। क्या, एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। बात समझ आती है। क्या करना है, हमने डिफाइन करना लीगल प्रिंसिपल, क्या अप्लाई हो रहा है इस पर, ठीक है। क्या कहा मैंने, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर। आर हो गया, ठीक है। अब इसी जुमले के हम ए पे जाते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल पढ़ लो। अच्छा, एग्जांपल भी माशाल्लाह वही जो मैं बोलने वाला था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। कहता है कि मैंने कहा कि एक बार अगर एक्सेप्ट हो गई तो आप रिवोक नहीं करते, वो तो मुंह पे खड़े होकर एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अगर वो कायदे के ज़माने वाले जो ख़त लिख रहे हैं ये लोग, तो अगर कायदे के ज़माने में भी टेलीफोन आ गया था, ठीक है,
तो उससे पहले के ज़माने में अगर ये लोग ख़त लिख रहे हैं तो वो कहते हैं कि अगर ख़त खिताबत से बात चल रही है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले वो रिवोक कर सकता है। अब हम आ रहे हैं इसके ए पे। ए का मतलब है क्या, एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। वो कैसे, हमने इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है क्या, हाउ द लीगल प्रिंसिपल रिलेट टू द फेस सिनेरियो, यानी कि इस सिनेरियो से मेरे स्टेटमेंट का क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, क्या नाता है, क्या रिश्ता है। दिस शुड बी द मोस्ट लेंथी पोर्शन ऑफ योर आंसर, यानी कि ये है तुम्हारे आंसर की जान, ये है तुम्हारे आंसर की शान, ये लगाएगा रौनक तुम्हारे आंसर में। बात समझ आ रही है, ये तुम्हारे आंसर में क्या लगाने वाले हैं, रौनक लगाने वाला है। ये सबसे ज़्यादा लेंदी होना चाहिए। हेडिंग देना ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बात, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। अगर आयरैक मेथड अप्लाई कर रहे हो ना तो सबसे पहले तुम RAC अप्लाई कर दो और बगैर हेडिंग दिए, तो वो बेहतरीन आंसर बन जाएगा। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा बेहतरीन आंसर कोई नहीं है कि तुम आयरैक अप्लाई करो बगैर आई के, RAC रूल लिखो, एप्लीकेशन करो, कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर दो। लेकिन चूंकि एग्जाम में टाइम कम और मुकाबला सख्त होता है तो मैं तुम लोग को इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन एक जो है वो शॉर्टकट अप्रोच भी अभी सिखा के जाऊँगा। अच्छा, बात समझ आती है। अच्छा, अब उसका ए बनाना था ना कि एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक्सेप्ट ऐसी हो गई, मैंने कहा कि क्या जो है वो मेरा मोबाइल कहाँ गया, हाँ ये रहा, मैंने नया ग्लास प्रोटेक्टर लगवा लिया। अब जो मेरी स्क्रीन टूटी हुई थी ना वो इट इज़ नॉट ब्रोकन एनी मोर, ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि क्या आप मेरा मोबाइल ख़रीदना पसंद करेंगी, उन्होंने बोला कौन सा है, मैंने बोला कि ये है इन्फिनिक्स नोट 40 108 मेगापिक्सल, क्या आप इसको 30,000 रुपये में ख़रीदना पसंद करेंगी। आपने बोला हाँ मैं ख़रीदूँगी। आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या की, ऑफ़र कर ली। अब केस ये है कि क्या मैं अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊँगा तो 40 तक का निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने रूल क्या लिखा, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है। अब क्या है, ए एनालिसिस। इन द गिवन सिनेरियो हुदैद हैज़ ऑफर्ड अस्मा हिज मोबाइल फ़ोन फॉर ₹30,000 इवन दो द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस phone is maybe above 40,000, ठीक है, but this will not be relevant in this case because Asma has accepted the offer instantly, ठीक है। अब क्या है, सी कंक्लूजन। अच्छा, ये भाई ने ना जिसको मैंने अपने डिज़ाइनर को दिया था उसने इसकी हेडिंग बनाने के बजाय ना इसको एक ही में तस्वुर कर लिया, तो मैं इसको ना एक लाइन डालता हूँ ऐसे। ये दोनों ना अलग अलग यूनिट है, ठीक है, ये आदि मानव नहीं है, ये अलग अलग यूनिट है ऐसे, ठीक है। कंक्लूजन, अब Thus, Hudayd bhai cannot revoke his offer because it has already been accepted by Asma and it has become a contract, ठीक है। अग्रीमेंट तो नहीं बना ना, क्योंकि अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ था ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था ना। हमारी नियत ये थी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, अज्यूमिंग कि हमारी नियत थी, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है, अब्दुल कुदूस, ठीक है। हुदैद हैज़ ऑफर्ड अब्दुल कुदूस फॉर अ हाई टी एट पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची, ठीक है। अब्दुल कुदूस रीच द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची एट 6 PM बट हुदैद भाई वॉज नॉट देयर, ठीक है। डिस्कस, अब क्या लिखोगे, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 सोशल मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। फिर एनालिसिस, इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट या इन द लाइट ऑफ द अबव रूल अब्दुल कुदूस भाई कैन नॉट सू हुदैद भाई बिकॉज apparently social agreement does not intend to create a legal relationship। अच्छा, अगर वो रिक्वायरमेंट उनसे ये पूछे कि वो सिनेरियो बताओ कि कब अब्दुल कुद्दूस हुदैद को सू कर सकता था, तो अब एनालिसिस वाले पोर्शन में आप लिखोगे कि इफ़ अब्दुल कुद्दूस हैड कॉन्ट्रैक्टेड हुदैद भाई एंड इट वाज इन राइटिंग एंड ड्यूली रजिस्टर्ड, सो इन दैट केस ही माइट हैव सूड हुदैद भाई। बात समझ आती है। कंक्लूजन, थस एज़ पर जो है ना वो हमने डिस्कस किया, या इन दी लाइट ऑफ दी अबव जो है एनालिसिस अब्दुल कुद्दूस भाई कैन नॉट सू हुदैद भाई। बात समझ आती है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। इससे ज़्यादा धीमे से ना मैं समझा नहीं सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा सुकून से नहीं हो सकता। बात समझ आती है अब्दुल कुद्दूस भाई, पक्की बात है, समझ आ रहा है, लिखना कैसे है, बेहतरीन है, चलो ग्रेट। अच्छा, कंक्लूजन भी मैंने साथ पढ़ा दिया वैसे, लिख लें, लिख लिया, पक्की बात है, ठीक है। कंक्लूजन, प्रोवाइड अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन ऑफ द रूल टू द फैक्ट्स। कैसे, थस द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट वॉज वैलिडली रिवोक्ड, ठीक है।
thus he cannot sue that by because the agreement did not intended to create a legal relationship। आसान आती है। चाय आ गई चाय। चलो जी, चाय एंजॉय करेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे। बहुत गर्म है। चलो जी, प्रैक्टिस हो जाए। स्टेप नंबर 3 में हमारी स्टेप 2 क्या था? आईरैक मेथड। स्टेप 1 क्या था? डिकोडिंग द लीगल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि डिकोड किस तरह करना है, सवाल के अल्फाजों को गर्दन से कैसे पकड़ना है यूँ उठा के। अच्छा, ये सेशन मैं अभी इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आज तारीख क्या है? 14 अक्टूबर 2024। बच्चे इसको देखेंगे एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले, जब उनकी हालत ख़राब होगी ना कि पेपर है, अब वो देखेंगे यार कोई, फिर ना वो पोस्ट करेंगे मुझे ड्राफ्टिंग करनी है, कोई बता दें टीचर जो ड्राफ्टिंग करवाता हो। शुरू से बेहोश है। अभी इस पर मुझे पता है अभी व्यूज़ आने वाले, इस पर आएंगे एंड में, और मैंने रखा भी इसको फ्री है ताकि जो जिसको जैसे जैसे होश आता जाए वो वैसे वैसे पढ़ता जाए। खैर बहरहाल, हमने क्या करना है, ये सवाल है जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? तो मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, क्योंकि मुझे चैप्टर नंबर 3 के कुछ होमवर्क भी डिस्कस करने थे और मुझे ड्राफ्टिंग भी करानी थी। तो मैंने उसके 4 सवाल उठा के यहाँ डाल दिए ताकि हम ड्राफ्टिंग भी करेंगे और वहाँ से वाले सवाल भी हमारे स्किप हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी शाबाश। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लोग ने चैप्टर आता है वाला चैप्टर 3 याद है? थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो याद होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 1.8 करो, क्या होता है? 8 4 32, 3.2 और 4 7.2 मिनट्स होने चाहिए। ऐसा ही है, चेक करो। 4 × 1.8 या अल्लाह ऐसा 2 चालें 7.2। ओए ओए, अच्छी है यार मैथ्स आती है, ऐसा इतना बुरा भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो तुम्हारे पास है 8 मिनट, 2 54 हो रहा है, 55 56 57 58 2 और 4, तुम्हारे पास है तकरीबन कितने मिनट्स? 3:02 पे मैं रिज्यूम करूँगा अपनी बातों को, और आप लोग ने मुझे इस सवाल पे आईरैक मेथड अप्लाई करके दिखाना है। या बोलो पहले मैं कर दूँ, दूसरे पे तुम लोग ने कर लो, ऐसा कर लें। चलो एक मैं कराता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ से पकड़ने का? सब क्या? अच्छा, मुझे लगा बस। सबसे पहले क्या करना है? एडवाइस मतलब अपनी राय से आगाह कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। इसके बाद में क्या करना है? ये अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सवाल आया है, ठीक है। मेरे दिमाग बन गया कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सोचना है, क्योंकि अभी हमने कोई और एक्ट पढ़ा नहीं है तो हमने वही सोचना है। जब 2 3 4 एक्ट पढ़ लेंगे तो फिर हम मिक्स ना कर दें, करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, मसला नहीं है। एडवाइस करो अंडर वॉट सर्कमस्टांसेस मिसेस इकराम वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम नदीम। अच्छा, ये इकराम कौन है और नदीम भाई कौन है, ये हमें सवाल देख के इंशाल्लाह पता चलेगा। कहते हैं कि मिसेस इकराम वॉज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन द सिटी पोस्ट लोकेलिटी। वो एक बड़े अच्छे इलाके में अपने घर वालों के लिए रहायशगाह देख रही थी। उनके दादाजी नदीम हैड प्रॉमिस टू पे हर 1 मिलियन बाय वे ऑफ गिफ्ट फॉर द परचेज ऑफ द हाउस। दादाजी ने कहा, बेटा फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हारा दादा मरा नहीं और वो अभी ज़िंदा है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 1 मिलियन रुपीस दे दूँगा। हाँ ने बोला ठीक है भाई, 1 मिलियन रुपये आप दे देना, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, फिर आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील विद वन ऑफ द स्टेट ब्रोकर्स, इकराम जो है ना, मिसेस इकराम, वो चली गई स्टेट एजेंट के पास। उन्होंने दादाजी की बात को ना दिल में महसूस कर लिया और वो चली गई सौदा करने के लिए। ठीक है, मिसेस इकराम आस्क्ड नदीम टू पे हर 1 मिलियन एज प्रॉमिस्ड। वो गई, दादाजी 1 मिलियन रुपीज़ दे दें। उन्होंने बोला भाई 1 मिलियन 10 रुपये थोड़ी है, मजाक कर रहा था, क्या मतलब है? कहती मैं तो सीरियस हो गई थी। नदीम हाउ एवर रिफ्यूज़ टू पे द अमाउंट। दादाजी ने बोला यही लाठी से पिटाई करूँगा, भाग जाओ ऐसे, मैं मजाक कर रहा था। मिसेस इकराम चली गई कोर्ट में और अपने दादाजी के खिलाफ केस फाइल कर दिया फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉमिस बाय हिम। उसने कहा कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था, ठीक है, और अब आप क्या करो, पैसे निकलवा के दो। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा माजी को दोहराऊँ तो ऑफ़र प्लस, इग्नोर माय बुरी राइटिंग, एक्सेप्टेंस क्या बनता था? प्रॉमिस। ठीक है समझ गया।
अच्छा, फिर प्रॉमिस में हम क्या प्लस करेंगे कि वो एग्रीमेंट बन जाएगा, कंसिडरेशन। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस पहलू से सोचूं अभी यहाँ रुक के विदाउट आस्किंग एनीथिंग फर्दर, तो मुझे बताओ, ये तो मुझे लग रहा है वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ये तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन क्या होती है? दो तरफा। अगर मैं अस्मा को मोबाइल बेच रहा हूँ 40,000 30,000 रुपये का, तो 30,000 उनसे लूँगा, ये मेरी कंसिडरेशन, मोबाइल उनको दूंगा, ये उनकी कंसिडरेशन। लेकिन इसमें तो कंसिडरेशन ही नहीं है, एक्सेप्शन भी तो है। शाबाश, यही चेक करना चाहता था कि आपको याद है चीज़ें, ठीक है। अब आपने कहा नहीं भाई एक्सेप्शंस है, कौन सी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली, ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट वाली, प्रॉमिस टू पे पास वॉलंटरी सर्विस वाली, और चौथी कौन सी थी? टाइम बाय डेट वाली। मुझे याद आ गया है, मैंने रिवाइज भी नहीं किया घर जाके, ठीक है। चल, तो तुमने कहा कि अपेरेंटली हुदैत भाई आप गलत हैं, और मुझे लगता है कि इस पर जो वो आ रही है ना, कौन सी? गिफ्ट वाला, या तो कंप्लीटेड गिफ्ट वाला आएगा, हाँ, या तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन आएगा। तो मुझे लगता है कि चूंकि दादा और पोती में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, तो कंसिडरेशन को आप डालो साइड पे, ये गया गोली। अब ये वैलिड एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब बताता हूँ ना, रुक जाओ ना, आने दो ना आगे। अच्छा, अब जो मैं सफ़र तक लाना चाह रहा हूँ ना, वो सफ़र तो पूरा करो, अभी एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस एग्रीमेंट को चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, जैसे कि मिसेस इकराम कह रही थी, क्योंकि देखो अगर वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट था। कोर्ट वाला एग्रीमेंट को मानता है? नहीं। किसको मानता है? कॉन्ट्रैक्ट को। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा? कौन सा मसाला है? इन्फोर्सिबिलिटी का। इन्फोर्सेबल बाय व्हाट दादी? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, प्रॉमिस तो उन्होंने कर लिया था दादाजी ने, ये बात तो ठीक है, अग्रीमेंट भी बन गया, क्यों? क्योंकि आप एज पर यू एक्सेप्शन अप्लाई होने चाहिए, बन गया। अग्रीमेंट यहाँ आके फंस गया, क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ था या नहीं? नहीं था, अपेरेंटली इस केस में नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दादाजी के पास गई नहीं, लिखित पढ़त करवाई नहीं, लिखवाया नहीं, साइन नहीं करवाया, और उसको कभी कॉन्ट्रैक्ट बनने दिया ही नहीं। अब चूंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो ये मिसेस इकराम के गले में आ गई ये बात कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो अब यूजिंग द आईरैक मेथड, हाउ वुड यू आंसर दिस? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इशू लिखेंगे ना सर। मैंने मना किया वैसे, लेकिन मैं आईरैक मेथड चूंकि यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो इसमें इशू भी आ रहा होगा। द इशू इज वेदर मिसेस इकराम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर नदीम, बस वन लाइनर। रूल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी मैंने आंसर नहीं पढ़ा है, वाकई नहीं देखा, मैं अपना आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम में बनाता तो कैसे बनाता? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज, अब मतलब अब वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि वो एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन और कंप्लीटेड गिफ्ट। अब इसमें मेरे हिसाब से कंप्लीट गिफ्ट भी आता था और नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी आता था, लेकिन कंप्लीट गिफ्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गिफ्ट उसने दिया ही नहीं, ट्रांसफ़र किया ही नहीं, अभी तो मुंह ज़बानी बात ही हुई थी, तो इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही लगेगा पक्का पक्का। हमने जब भी देखना है ना, ऐसा सवाल है, चार में से कौन सा लग रहा है? कंप्लीटेड गिफ्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बाय डेट, प्रॉमिस टू पे, पास वॉलंटरी सर्विसेज। क्या उन्होंने दादाजी को सीढ़ियों से गिरते हुए उठाया था? नहीं, पास वॉलंटरी सर्विस नहीं है। क्या इनका कोई उधार था? उधार वाला कोई केस है? नहीं। कौन सा दो रह गया? कंप्लीट गिफ्ट है, कोई गिफ्ट दे दिया, कंप्लीट हो गया? नहीं। क्या बचा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन बच गया। तो हम इनको कहेंगे कि अपेरेंटली क्या है, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है। तो मिसेस इकराम कर सकती थी रिकवर, अब कब? अगर राइटिंग में होता, रजिस्टर्ड होता, ठीक है, साइंड होता और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। फिर ये हो गए एनालिसिस, रूल हो गया, एनालिसिस हो गए, कंक्लूजन क्या है। थर्स अपेरेंटली इसके पीछे, उनके प्रॉमिस के पीछे नंबर 1 तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, तो इसकी वजह से ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाला एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ से उड़ गया है, गायब हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब चूंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहा ही नहीं है, तो इसीलिए मिसेस इकराम क्या नहीं कर सकती? रिकवर नहीं कर सकती।
और अगर वो चाहते हैं कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के होते हुए भी वो पैसे निकलवाएं तो फिर उसको राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो जो हमने ऊपर बता दिया। अब हम कंक्लूजन में किस तरह मुख्तस करेंगे। ठीक है जी, मैं पीता हूँ चाय, आप पढ़ें आंसर। शाबाश। वाह, सही था मेरा आंसर। ऑनलाइन वाले हजरात, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपके दिल में मेरी बात उतर रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल कौन सा ये? अभी देखते हैं। शॉर्टकट भी आते हैं इंशाल्लाह। जिधर मार्क्स अच्छे हो ना उधर तो लाजमी अप्लाई करके आना है। रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। अच्छा, अगर मेरा आंसर भी देखो ना किताब का जिसमें मेथड अप्लाई नहीं हुआ उसमें रूल तो सेम है, ये लाजमी लिखना है। एनालिसिस, एप्लीकेशन सेम है और कंक्लूजन इसके साथ मर्ज हुआ होगा। हो गया, मेक सेंस। उसको मैंने 2 हेडिंग में डाला हुआ है। अगर मैंने अभी बता दिया तो मेरी स्कीम आउट हो जाएगी, वो मैंने बताऊँगा अभी। सर मुझे थ्योरी भूल जाती है, सही से याद नहीं रहती। यार मेरे एक उस्ताद हैं, यहाँ के नहीं हैं, कहीं और के। उनसे एक दफ़ा किसी स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी बात की, बड़ी स्ट्रेंज बात की। वो कहते हैं कि हाफजे का ताल्लुक नज़रों की हिफाजत से है। बड़ी गहरी बात थी, ठीक है ना? समझ आई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं ये वाली हिफाजत नहीं है, वो दूसरी हिफाजत है। यानी कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है, ये मैटर करता है। ठीक है, आप अच्छा देखो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, तो नज़रों की हिफाजत, जैसे मर्द हजरात के लिए नज़रों की हिफाजत, ठीक है, तो ये वाली नज़रों की हिफाजत है वो, कि हाफजे का ताल्लुक जो है वो नज़रों की हिफाजत से। आपने अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। ठीक है, बात समझ आती है? हाँ हाँ, नहीं ये वाली बात है। तो बाकी अगर मैं अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस चीज़ बताऊँ, बात करूँ, तो मैं लॉ को किस तरह से याद किया करता था। मेरे ज़माने में जालिम चैप्टर होते थे 26, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मर्ज था, 26 से 27 चैप्टर होते थे। आज मेरा कोई 23वां चैप्टर मॉर्गेज का होता था और 18वां चैप्टर शायद नेगोशिएबल पार्टनरशिप का था, 14वां एजेंसी का था और 10-11 तक तो कॉन्ट्रैक्ट चलता था, 12-14 तक, फिर 15 से शायद कंपनी शुरू होता था। तो मैंने उस ज़माने में ना 27 से 27 चैप्टर याद किए थे, क्योंकि मुझे था कि अब लॉ पास करना है इस टाइम में और कोई चारा नहीं है। तो मैं करता ये था कि मेरा एक रजिस्टर था, मैं 12 रिपीट भी करता हूँ क्लास में, पिंक कलर का रजिस्टर था मेरा। ठीक है, इतना मोटा रजिस्टर था। मैं याद करता था किताब से, याद करने के बाद मैं उसको लिखता था, अपने नोट बना लिए, यानी कि जो किताब में लिखा हुआ है वही याद किया और वही लिख लिया। अच्छा, फिर ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, 3 मेरे पास पेन एट अ टाइम होते हैं। आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तो 3 पेन मेरे पास एट अ टाइम होते हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन। और जो किताब का वो होता है ना हेडर के ऊपर इंपॉर्टेंट बात लिख लेता हूँ, याद करके लिख लिया। फिर पास्ट पेपर सॉल्व किया, एक पास्ट पेपर अगर 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 6 दफ़ा उसका आंसर उसी रजिस्टर में लिखता था, बेवकूफ़ हुई रहा। फिर आंसर चेक करता था, एग्जामिनर कमेंट पढ़ता था कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने कर दी, उसको रेड पेन से हाईलाइट कर दिया। फिर कौन सी ऐसी गलती जो बच्चों ने करी मैंने नहीं करी, वो भी लिख लिया कि हाँ ये बच्चों ने गलती की थी, मैंने नहीं करी। इससे फ़ायदा ये था कि जब एट द एंड ऑफ द सेशन में रिवाइज़ करने बैठा था ना, तो मैं सिर्फ अपनी गलतियों को रिवाइज़ करता था। इसने मुझे बड़ा जो है ना वो रोल प्ले किया मेरे पास होने में। तो याद तो बस मैं इस तरह से करता था, 387285, तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, यही आ रहा है, तो 387 285 भाई या बहन, आप जो भी हो। तो याद करने का तरीका जो है वो यही है कि आप रिटेन करो, मेमोराइज़ करो, और अगर मुझसे वक्त पूछो तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद याद करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि सुबह का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें आपका दिमाग ना बेहतरीन कैपेसिटी पे चल रहा होता है। तो सुबह फजर की नमाज़ से अपने दिन का आगाज़ करो, सूरह यासीन की तिलावत करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सूरह यासीन की तिलावत करेगा, ठीक है, हदीस का मफ़हूम है कि जो सूरह यासीन की तिलावत करेगा फजर के बाद, अल्लाह उसके
दिन के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए अक्सर औकात मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ पेपर के दिन में ख़ास तौर पे सूर्य यासीन पढ़ के जाया करो। तो बस आदत बनाओ, फजर के बाद वॉक करो, ठंडी हवा लो, चाय का चुस्कारा मारो और उसके बाद याद करने बैठ जाओ बिजनेस लॉ हो, कंपनी लॉ हो, ऑडिट हो, कुछ भी हो, याद करने का बेहतरीन वक्त है फजर के बाद। सुबह 7 बजे भी स्टार्ट करो पढ़ाई, तो तकरीबन जो है 10 बजे तक जो है 10 बजे भी नहीं तो 8 साढ़े 8 तक इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे में अच्छा रिटेन हो जाएगा। उसको फिर याद करने के बाद रिटेन करने का वो होता है सबसे बड़ा मसला, रिटेन किस तरह किया जाए। तो रिटेन करने का सबसे आला और अफजल तरीका क्या है कि आप उसको दोहराओ, और दोहराने को आप लिंक कर दो क्या, किससे, अपनी नमाज़ों से। यानी कि अगर मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं ये सोचता था कि अगर मैंने फजर की नमाज़ के बाद बिज़नेस लॉ याद किया है तो अब मुझे ज़ोहर के बाद एक रिवीजन करना है, असर के बाद एक करना है, तो ऑटोमेटिकली नमाज़ों से लिंक कर दो। जैसे ज़ोहर के बाद तुमने बस एक बार रजिस्टर खोला और जो सुबह याद किया उसको दोहरा लिया, फिर असर की बात छोड़ दो, मगरिब के बाद उठा लिया, इशा के बाद उठा लिया, तो अपने हिसाब से कर दिया। इमाद कहता है कि एक बार वॉक करने की ट्राई की थी, कुत्ते पीछे लग गए, तो अच्छी जगह वॉक किया करो ना, पार्क में जाया करो, ठीक है। तुम तो रहते भी गुलशन में हो, मेरे घर के पास तो पार्क है, नासिर हुसैन शहीद फैमिली पार्क। सुबह सुबह जो है वो फजर के बाद हमरा बेगम हम जो है चले आते हैं वॉक करने के लिए पार्क में, रास्ते में ही होते हैं, बाइक पे जाया करो ना इमाद। तो रोज़ 1 किलोमीटर की वॉक करता हूँ, उसके बाद घर पे आके नाश्ता करके सीधा यहाँ, तो इससे बड़ा फ़ायदा रहता है। लेकिन इसका एक नुकसान तो नहीं कहेंगे, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि फ़ौरन सोना पड़ता है 10 बजे रात को, वरना सब आँख नहीं खुलेगी। चलो जी, बहुत सारी बातें हो गई, बैक टू द पॉइंट। बात समझ आती है? RAC क्या है? रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। ये वही वाला सवाल है, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट इट्स बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूरोप। उसके जो वो थे चचा फुरकान भट्ट, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा गिफ्ट के तौर पे। लेकिन जैसे ही वो यूरोप गया कॉलेज में दाखिला कराना है और एडमिशन भी हो गया, मुनीर ने कहा चाचा जी 20 लाख रुपए दे दें। फुरकान भट्ट ने कहा यार मैं तो मजाक करता, क्या आप पागल हो गए हो, कोई पैसे वैसे नहीं है भाई, ठीक है। फुरकान भट्ट रिफ्यूज टू पे द अमाउंट एंड मुनीर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट फुरकान भट्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रॉमिस। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच मुनीर में बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम फुरकान भट्ट। देखो आ गया, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस के कब वो कर सकता था। तो अब तुमने वही वाला आंसर करना है, पूरा सेम टू सेम नो डिफरेंस के साथ। बात समझ आती है? कैसे? ऐसे इशू लिखा, रूल लिखा कि इन 4 केसेस में जो है वो रिकवर कर सकता है पेमेंट, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। बात समझ आती नहीं आती? पक्की बात है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलो जी, 2020 का सवाल है, सिर्फ 2 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 का पार्ट भी है। चलो जी, नईम वॉज अ ट्रेजरी मैनेजर इन राहील एसोसिएट्स। नईम ने चोरी कर लिए लाख रुपए, राहील जो कि मालिक था उसने एक लीगल कार्रवाई शुरू कर दी। नईम ने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं पैसे लौटा दूंगा, मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई ना करो, और राहील ने अग्री कर लिया क्या कि मैं प्रोसीडिंग नहीं करूंगा तुम्हारे खिलाफ। नईम ने अपना पार्ट फुलफ़िल कर दिया। नईम ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसा वापस करूँगा, और नईम ने कर भी दिया। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताओ वेदर राहील इज़ बाउंड टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट नईम। बड़ा यूनिक सा सवाल है कि एक बंदे ने चोरी की, ठीक है, मालिक ने कहा तुमने चोरी की, मैं तुम्हारे खिलाफ कानून में जाऊँगा। नईम ने कहा मैं वादा करता हूँ मैं पैसा लौटा दूंगा, आप कानून में ना जाओ। अब ऐसा वादा करना, ऐसा अग्रीमेंट करना कि जो एक बंदे को रोके अपना राइट इस्तेमाल करने से, लीगल प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन लेने से, क्या सही होगा? नहीं होगा। आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कहता है कि द इशू इज़ वेदर द राहील इज़ लीगली बाउंड टू विड्रॉ। इसको छोड़ दो, रूल पे आ जाओ। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट टू स्टिफल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज वॉइड एज इट इज सपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का हमने एक और भी सवाल डिस्कस किया था, कौन सा? कि अगर हम किसी को पब्लिक ऑफिस में ऑफर कर रहे हैं कि आओ मुझे लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा सरकारी दफ्तर में करा देता हूँ। हमने एक कॉम की मिसाल दी थी कि आप जिस दफ्तर में जाओगे आपको वो एक कॉम मखसूस मिलेगी उधर, ठीक है। फिर मैंने उसको कॉम का नाम लिए बगैर मैं आगे बढ़ गया था। वही वाला सवाल है। एन एग्रीमेंट दैट सीक्स टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज कंसिडर्ड एन इलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल। एप्लीकेशन क्या है कि ये जो हुआ है ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो इसलिए ये वाइड खिलाया जाएगा और ये इलीगल होगा और अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो कंक्लूजन में हमने क्या कर दिया, राहील इज नॉट बाउंड टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट नईम, द अग्रीमेंट टू विड्रॉ द लीगल एक्शन इज वाइड बिकॉज इट सीक टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल विच इज कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी। यानी कि अगर वो आज उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएगा तो वो कल कोई दूसरी चोरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर चोरी करेगा, और चोरी करते 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 क्या एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएगा।
ठीक है, फिर वो चोरी करने में उसको मज़ा आएगा। वो झोपड़ी में जाएगा, 1 to 5 खड़ी करेगा और आराम से सो जाएगा। सुबह उठेगा, चोरी करेगा, फिर सो जाएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट करना क्या है, नाजायज़ है, वाइड है। अगर तुम अपने दिल से इसको आंसर करते ना तो शायद कहते माफ़ कर दो, गरीब है, बच्चे होंगे छोटे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये एग्रीमेंट जायज़ है, हलाल है, क्योंकि उसने उसको माफ़ी मांगी, उसने माफ़ कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, माफ़ी हो गई। लेकिन हमने क्या करना है, अपने दिल से आंसर देना या एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देना आंसर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर देना है ना, तो हम लॉ की रोशनी में अपना आंसर बयान करेंगे। बात समझाती है? क्लियर है? ऑनलाइन वाले ज़रा क्या क्लियर है? ख़ास तौर ज़रा ये बताओ मुझे इमाद भाई, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है? यस, क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अपनी लिखने की नॉलेज में, सवालों को अंडरस्टैंड करने की नॉलेज में डे 1 से और आज का दिन कंपेयर करो तो फ़र्क महसूस हो रहा है? ठीक है, पक्की बात है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? एक सवाल रह गया बस, ये भी कर लेते हैं, मुझे तमाम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, Bromine traders is engaged in the business of import, purchase and supply of electronic items. During the years, BT agreed to supply 250 rice cooker to Francium and Co. BT ने FC को कहा कि मैं तुम्हें 250 चावल पकाने वाले कुकर भेजूंगा अगेंस्ट एन एडवांस पेमेंट ऑफ 5 लाख, लेकिन एडवांस पेमेंट कर दो। ठीक है, कंडीशनल ऑफर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, अब तक तो सही है। BT स्पेसिफाइड दैट द राइस कुकर वुड आइदर बी इम्पोर्टेड और स्मगल्ड फ्रॉम कोरिया। बीटी ने कहा कि मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन शायद या तो मैं इंपोर्ट कर लूँ या मैं स्मगलिंग का माल मंगवाऊंगा, उसमें आ जाएंगे और तुम्हें कम पैसों में भी शायद मैं दे दूँ। ठीक है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बीटी एंड एफसी। ये कौन सा किस प्रोविजन की तरफ निशानदेही कर रहा है? अगर आपको याद हो, हाँ शाबाश शाबाश इमाद, अगर आपको याद हो कि आखिरी क्लास में हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि अगर लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट दोनों एक ही में हैं तो वो सेपरेट हो सकता है या नहीं, देखा जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इमाद भाई को, मैं भाई को कहता हूँ अब्दुल कयूम ना कुद्दूस, अच्छा अब्दुल कुद्दूस भाई को कहता हूँ कि इमाद को अगवा करूँ, उसको क्या लगाओ, क्या था वो, क्लोरोफॉर्म लगाओ, बेहोश करो और उसको यरगमाल के लिए मेरे पास ले आओ, इसके खाने पीने के लिए 2 दर्जन अंडे ले आना। ठीक है, अब अगर इमाद इसके हाथ नहीं आया अब्दुल कुद्दूस भाई के और वो भाग गया तो अंडे मेरे किसी काम के नहीं, तो लीगल और इलीगल सेपरेट होता है, इसमें नहीं होता। यानी कि मुझे एक तो इमाद को अगवा करके लाना भी है और फिर उसके लिए 2 दर्जन अंडे भी लाने हैं, ताकि उसको मैं ख्याल करूँ, एक 2 हफ्ते रखूँ, तब तक इसके पैसे मेरे पास नहीं आ रहे। तो लीगल काम क्या है, अंडे लाना। इलीगल क्या है, उसको क्लोरोफॉर्म लगा के बेहोश करके मेरे पास ले आना, कह रहे नहीं मिलेंगे पैसे, इसको पूरा यकीन है इसके घर वाले इसके पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो इलीगल और लीगल क्या होता है, सेपरेट होता है नहीं, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फारिग, वाइड। अगर मैं कहता कि इमाद को अगवा करो, क्लोरोफॉर्म लगाओ, बेहोश करके मेरे पास लेकर आओ और बाकी हमारे खाने के लिए ब्रॉडवे से पिज़्ज़ा ले आना, तो ये क्या है, इलीगल और लीगल क्या होता है, अलग अलग है, सेपरेट होता है। तो फिर ब्रॉडवे वाला जो मेरा एग्रीमेंट था इनसे कि आप ब्रॉडवे से पिज़्ज़ा लाओ, ठीक है, लेकिन स्टफ़ क्रश लाना, क्योंकि मैं वो थिन क्रश नहीं खाता, तो ये क्या है, लीगल पार्ट है, सेपरेट होता है, अग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल है। कल को मैंने पैसे नहीं दिए तो चले जाएंगे कोर्ट में, इफ़ ड्यूली राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, सब कुछ हो। ठीक है, ज़बानी कलामी नहीं, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए इसी बात में, कनेक्ट कर रहे हो ना, इसी एग्जाम्पल में 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अच्छा, और फिर जो इमाद को अगवा करने वाला पैसे, वो था हमारा मसला, इमाद भाई को अगवा करने वाला जो मसला था वो क्या था, वो सेपरेट होता है नहीं। अगर तो वो सेपरेट होता है तो फिर ये ब्रॉडवे वाला इन्फोर्सेबल है और वो वाला वॉइड है, और अगर दोनों साथ ही हैं तो फिर पूरा फारिग, पूरा वॉइड। बात समझ आती है? आंसर पढ़ लो। द इशू इज़ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन BTFC वैलिड है या नहीं है। कहता है कि इन दिस केस BT अप्लाइड टू सप्लाई राइस कुकर दैट वुड आइदर बी इम्पोर्टेड, जो कि एक लीगल काम है, और स्मगल, जो कि एक इलीगल काम है। सिंस स्मगलिंग इलीगल है, promise to supply smuggled rice cooker is void. However, the contract remain valid for the imported rice cooker as it involves the legal promise. ठीक है, बात समझा दी है कि लीगल पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह खड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसने स्मगल कर लिया और फिर बोला कि ठीक है मैं तुम्हें माल सप्लाई कर दिया है ये स्मगलिंग वाला, अब मुझे जो है ना वो थोड़े से 200 रुपये ऊपर देना, बड़ी मैंने अच्छी क्वालिटी का मंगवाया, स्मगल माल इतना आसान से नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोई ऐसी बात कहूँ
तो क्या ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मगल करना नाजायज़ है, इलीगल एक्टिविटी है। बात समझ आती है? मेरा गला ना मुझे बार बार मिस कॉल मार रहा है, बोल रहे पानी पी लो, बहुत बोल लिया। क्या मेरी बात समझ आती है? चलो जी, स्टेप नंबर 4। अब हम जानेंगे कि वो कौन से मसले हैं, कौन से परेशानियां हैं जो कि आपका एग्जामिनर फेस कर रहा होता है जब आपके बच्चों की यानी कि अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहा होता है। बैक इन 2020 जब मैंने ARTD ज्वाइन किया तो शायद आपको कोई बात पता ना हो कि मैंने एज अ टी ज्वाइन किया था, एंड दैट टू फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस, जो कि कैफ 9 था उस वक्त। सर अहमद और सर आकाश का पहला बैच था और मेरा डेब्यू था एज अ टी। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं आपके नोट्स बनाऊंगा। सर अहमद को मैंने कहा, और मैं आपके साथ रहूँगा। सर ने बोला ठीक है। मैंने नोट्स बनाना शुरू किए, सर अहमद ने पढ़ाना शुरू किया। इसकी भी एक अलग स्टोरी लंबी, खैर बहरहाल सर अहमद ने मुझे एक दिन कॉल करके कहा कि मैं ऑडिट पढ़ाऊँगा। मैंने कहा सर नहीं पढ़ाएं। कहते क्यों? मैंने सर आप कॉस्टिंग के टीचर हैं, बहुत अच्छे नंबर पढ़ाते हैं, आप नंबर्स पढ़ाएं, थ्योरी पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाया फजूल में बच्चे बोलेंगे कि इमेज ख़राब हो जाएगा, जो बना हुआ मुझे वो भी जाएगा। तो कहते हैं अच्छा चल मेरे घर आ जाओ ना। ठीक है, सर के घर गया। सर ने ना पूरी वर्किंग की हुई थी, तैयारी की, रजिस्टर बनाया था ऑडिट का। तो सर ने मुझे बिठाया और ऑडिट पढ़ाना शुरू किया। मैं पहली क्लास में जाऊँगा, मैं ऐसे बात करूँगा, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा। मैं सर की शक्ल देखता रह गया 2 मिनट तक, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन दी नहीं सर से कि एक बंदा जो कॉस्टिंग पढ़ाता हो, FR1 पढ़ाता हो, FR2 पढ़ाता हो, BFD FFR पढ़ाता हो, वो ऑडिट पढ़ाएगा और इतने अच्छे लेवल पर जाके पढ़ाएगा। तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी सर से। खैर बहरहाल तो बात क्या करता, तो मैंने सर को ज्वाइन किया था एज ऑडिट का टीचर असिस्टेंट, और मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नोट्स बनाना, बच्चों की क्वेरीज ग्रुप पे देखनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस वक्त तो इतनी हमने तरक्की नहीं की थी, तो आउटसोर्सिंग वगैरह करना, टीम लगाना, सुपरवाइज़र लगाना, क्वालिफाइड लोग लगाना, मॉनिटरिंग करना। अब तो सिस्टम हमारा बहुत इंप्रूव हो गया पिछले 4 सालों में, जब से सर के साथ लगा हूँ ना, तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उस वक्त मैं कॉपीज़ को चेक करता था, और कॉपीज़ चेक करता था 2 तरह से। एक तो ये कि बच्चों को कहता था कि आप जमा कराओ फिजिकल पेपर्स, मैं क्विज़ बना के प्रिंट करके देता था उनको क्लास में, ये अटेंड करते थे कैफ 8 के बच्चे, कैफ 9 था उस वक्त, और उनके आंसर खुद चेक करता था। ठीक है, उनको रिटर्न बैक करता था। फिजिकल आते थे बच्चे, और ऑनलाइन वालों के लिए करता था, लैपटॉप था टच वाला, उस पर पेन साइन करके चेक करके बच्चों को वापस किया करता था। एज मैंने अपना करियर भी वहाँ से स्टार्ट किया। जो मुझे मसला फील हुआ ना, जब मैंने पेपर्स देखे तो मुझे समझ आया ये सही फेल होते हैं एग्जाम में जाके। क्यों? इस कहानी का मकसद क्या था? क्यों इनको लिखना ही नहीं आता? ये अपना आंसर लिखेंगे ऐसी राइटिंग में कि डॉक्टर भी शर्मा जाए, इतनी गंदी राइटिंग, इतनी गंदी राइटिंग, समझ ही नहीं आता। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे एक दिन में 50 कॉपी चेक करनी है, मेरे पास आज ही का दिन है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक आंसर है मेरे पास, स्ट्रक्चर्ड है, क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, हर पेज पे अलग आंसर है, मिक्स नहीं किया हुआ, मेरे टाइम कम लग रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगा ना। एक वो बंदा जिसने आंसर पूरा सही लिखा है, गलत उसने भी नहीं लिखा, लेकिन एक पैराग्राफ में ऐसी खिचड़ी बनाई हुई कि एक पेज पे पूरा आंसर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। पहली बात कहाँ से शुरू कर रहा है, दूसरी कहाँ से शुरू कर रहा है। भाई इनको इंग्लिश लिखना नहीं आती। अगर तुम लोग को लगता है ना कि CA वाले बच्चे आके इंग्लिश में अच्छे हो जाते हैं, नहीं आती इनको इंग्लिश। ना तुम लोग को शायद सही से आती हो, ना कैफ 8 9 वाले तक तो आती होगी, इनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती। एक तो आती भी नहीं और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। वो कहते हैं ना, इमरान खान ने कहा था कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो इनका भी यही हाल है, इंग्लिश भी नहीं आती, ना सीखने की कोशिश करता। तो इनके टेंस स्ट्रक्चर इतने ख़राब होते हैं कि देखने वाले का ना दिमाग हिल जाए, क्या लिख रहे हो भाई ये। तो एज अ फ्रस्ट्रेशन आप क्या करोगे, इनके मार्क्स काटोगे, जो समझ नहीं आएगा क्या करोगे, सर्कल मारोगे, काटा पीटी करोगे, आगे बढ़ जाओगे। आपको मार्क्स अवॉइड करने 6 मार्क्स में से कितने दे दूंगा उसको, 2.5 3 दे दूंगा, इससे ज़्यादा तो मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उसका अंदर समझ ही नहीं आया कहना क्या चाह रहा है। ना टेंस स्ट्रक्चर है, ना अल्फाजों में क्लैरिटी है, ना लीगल जार्गन इस्तेमाल किया अगर मैं लॉ की बात करूँ, ना ऑडिट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की अगर ऑडिट की बात करूँ, ना कंपनी लॉ के जो है ना लीगल जार्गन इस्तेमाल किया अगर कैफ 7 की बात करूँ। और एम्बिग्विटी सवाल में बेहद है, उसको खुद नहीं पता वो क्या लिखना चाह रहा है। तो ऐसी चीज़ पे मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और जब ज़्यादा लगेगा तो क्या मैं उसको पूरे पैसे बोल रहा हूँ, हिमात को हर जगह पैसा मुँह से निकल गया, पूरे मार्क्स अवॉइड करूँगा उसको? नहीं करूँगा। तो यही हाल है हमारे ICAP का भी, कि जब हम आंसर बिल्कुल अनक्लियर लिखेंगे, अनस्ट्रक्चर लिखेंगे, एक पैराग्राफ में चीज़ें भर देंगे और एक पेज से 2 सवाल कभी शुरू कर देंगे, और कोई बात कर रहे होंगे फिर हमें याद आएगा कि नहीं इसकी आगे तो चीज़ मुझे आती नहीं है,
ठीक है, फर्दर मोर, हैंस फोर, देयर फोर करके ना बात चेंज कर देंगे, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अब मैंने वो मिस्टेक्स लिखी हैं आपके एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ के जो बच्चे करते हुए आ रहे हैं। क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, आइए देखिए। नंबर 1, फेलियर टू आइडेंटिफाई द कोर इशू। यानी कि ओरिएंटेशन में मैंने एक बात की थी, अगर किसी ने ओरिएंटेशन ना देखी हो तो वो जाके देखना, उसमें मैंने एग्जामिनर कमेंट रीड किए थे कि जो सवाल का इशू है वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। सवाल में मसला क्या है, परेशानी क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, उसकी वर्ड तो पकड़ो, उसके अल्फाज, उसके जज्बात तो समझो। वो क्या कह रहा है, लिस्ट बोल रहा है, आइडेंटिफाई बोल रहा है, डिस्क्राइब बोल रहा है, इलेबोरेट बोल रहा है, कमेंट बोल रहा है, एडवाइस बोल रहा है, क्या कह रहा है? आप उसके जज्बात पहले समझो, जज्बात समझो और फिर सवाल में इशू समझो क्या है। क्या वो ऑफ़र की बात कर रहा है, काउंटर ऑफ़र की बात कर रहा है, इन्विटेशन ऑफ़र की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? उसकी टाइप ऑफ ऑफ़र तो समझो। बात समझाती है? अगर ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का सवाल है, इसी तरह से अगर कोई और एक्ट का सवाल, तो उसकी एक्ट समझो कि वो किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, इशू क्या है सवाल में, मसला क्या है। आप सवाल पढ़ते हो ऊपर से, आपको लगता है कि हाँ ये वही वाली बात है जो मैंने कल पढ़ के आ रहा सुबह देख कर आया था, ये वही वाला सवाल है। आप विदाउट रीडिंग द होल क्वेश्चन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स इवन रिक्वायरमेंट, आप लिखना शुरू कर देते हो, ये आपको फंसा देता है। बाद में जाके आपको सवाल पढ़ते हो, दोबारा रीड करते हो, तो आपको उसका समझ आता है यार इसने पूछा ये नहीं था, पूछा तो कुछ और था। तो पहली चीज़ क्या, तसल्ली बख्श के साथ पूरा सवाल आपने रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। और स्टूडेंट्स ऑफन फेल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द कोर लीगल इशू इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लीडिंग टू इररिलेवेंट आंसर्स। यानी कि वो इररिलेवेंट आंसर्स दे बैठते हैं। सर क्या पेपर हुआ है, बेहतरीन, 100 नंबर का पेपर किया, कंफर्म पास, आते कितने 35। क्यों किया? तो आपने पूरा है, आंसर भी आपने सही लिखा है, लेकिन जिसका सवाल था वो वाला सवाल का आंसर नहीं था, वो सही लिखा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पूछिए नहीं था, पूछा ही कुछ और था उसने। फेलिंग टू एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभार एक सवाल में एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, या एक ही पार्ट में एक से ज़्यादा चीज़ पूछी होती है। जैसे कि अगर मैं इस सवाल में देखूँ, क्या अगर मैं इस सवाल में देखूँ, एक्सप्लेन वेदर, नहीं ये वाला नहीं, कहाँ गया बोला, ये रहा, डिस्कस दी सर्कमस्टांसेस इन विच मुनीर मे बी एबल टू रिकवर दी अमाउंट फ्रॉम फुरकान भट्ट। अच्छा, ये तो एक चीज़ पूछी हुई है। अगर मैं इस सवाल से, इस रिक्वायरमेंट से पहले एक और जो है वो रिक्वायरमेंट डाल दूँ कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन या कमेंट ऑन दी अबव केस सिनेरियो एंड डिस्कस वेदर। अब जो एंड लगा दिया ना, तो एंड से पहले भी एक रिक्वायरमेंट है, एंड के बाद भी एक रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करा, सिर्फ या तो आइदर इस पार्ट को आंसर कर दिया या तो इस पार्ट को आंसर कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने पूरा सवाल पढ़ना है, एक से ज़्यादा अगर पार्ट्स हैं तो हर पार्ट का आपने प्रॉपर आंसर करना है। नंबर 3, इनएक्यूरेट यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी। हर सब्जेक्ट की ना कुछ लीगल लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट की कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो कि मैं अपनी अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। ऑडिट की बात करूँगा तो ऑडिट की अलग, कंपनी लॉ की बात करूँगा तो कंपनी लॉ की अलग, मर्केंटाइल लॉ यानी बिजनेस लॉ की बात करूँगा तो बिजनेस लॉ की अलग होंगी। तो हमें उस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का खास ख्याल रखना है। वो कैसे, बताता हूँ अभी, इसको यहीं रोकूँ। नंबर 4, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ द लीगल प्रोविजन। मैनी स्टूडेंट मेंशन जनरल लीगल प्रोविजन बट डू नॉट अप्लाई टू द फैक्ट्स। ये तो हमने एग्जामिनर कमेंट में भी बार बार पढ़ा है। ये चीज़ तो मैंने एग्जामिनर कमेंट में भी बार पढ़ी है कि आपको सवाल पढ़ना आता है, आप रेलेवेंट लॉ भी लिख देते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। बात समझ आ रही है मेरी? आ जाओ, इनएक्यूरेट यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ को ना हम पहले देख लेते हैं। कॉमन वर्ड्स वर्सेस लीगल टर्म्स। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं और कुछ लीगल टर्म्स हैं जो मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, कि जो बच्चे जो है एग्जाम में कर बैठते हैं गलतियाँ, ये आप लोगों ने नहीं करनी है। अब चूँकि आपने पहले पेपर दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है, कितने मार्क्स आते हैं, मार्क्स कितने आते हैं? 35 की से बोल दिया नहीं, ठीक है, तो 35 मार्क्स आते हैं। और क्या गलती की थी, क्या लगता है? ड्राफ्टिंग में कमी थी, ठीक है। चलो देखो इस वर्ड से कितना रिलेट कर पाते हो। अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स, लॉ में कहते हैं उसको रेमेडी। इंस्टेड ऑफ सेइंग फिक्स द प्रॉब्लम, यूज़ प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर द ब्रीच। लॉ की अंग्रेजी, बर्गर वाली अंग्रेजी थोड़ी सी, ब्रेक, यहाँ कहते हैं ब्रीच। इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रेक द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तोड़ दो, कहो ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉमन वर्ड क्या है, नल। नल ये पानी वाला नल नहीं है, ये नल फारग वाला नल है। लीगल टर्म क्या है, वाइड। इंस्टेड ऑफ सेइंग द एग्रीमेंट इज नल, यूज एग्रीमेंट इज वाइड। कैन बी कैंसल्ड, ठीक है, वाइडेबल, जैसे हमने पढ़ा था ना कि आपकी बात सही है, ठीक है, द एग्रीमेंट कैन बी कैंसल्ड बाय द माइनर बिकॉज ही वॉज 17 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, ठीक है, या द एग्रीमेंट कैन बी कैंसल्ड एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर। तो ये बात सही है लेकिन लीगल टर्म नहीं है। क्या कहना है आपने?
यूज़ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। ठीक है, ये अग्रीड की जगह आपने ये लिख दिया कि जो हर्ट हुआ था, जिसको नुकसान पहुंचा था, हु वॉज डैमेज्ड, हु वॉज ब्रोकन, दिल थोड़ी तो टूट जाएगा, तो आपने क्या लिखना है, अग्रीड पार्टी। बात समझ आती है? चलो जी, मेक वैलिड इन्फोर्सेबल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेक इट वैलिड यूज़ इंश्योर कर लो कि वो इन्फोर्सेबल था। कॉमन वर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्लिगेशन। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, लिखो उसकी ऑब्लिगेशन टू पे। बात समझ आ रही है? तो हमने कानून की लीगल लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखना है और टर्म्स पे बड़ा फोकस करना है। बात समझ आती है? मैंने स्टडी टेक्स्ट से काफ़ी चीज़ें आसान करके अपने नोट्स में लिख दी हैं, लेकिन एक चीज़ इंश्योर की है, जो लीगल वर्ड है ना वो उसमें मस्ती नहीं होनी चाहिए। बात समझ आती है? आ जाओ। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशन है मेरी जानिब से। नंबर 1, हमेशा सबसे पहले देख लो कि सवाल में पूछा क्या है, कोर इशू क्या है। ऑलवेज स्टार्ट बाय डिटरमाइनिंग द की लीगल इशू इन द सिनेरियो, सवाल में मसला क्या है, परेशानी क्या है, ये देख लो। नंबर 2, अप्लाई लॉ टू द फैक्ट्स रादर देन कोटिंग द लॉ जनरली, अप्लाई करना क्या, फैक्ट्स को, यानी कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, बस आपने ये लिख दिया और आंसर छोड़ दिया, या ये आंसर लिख के कुछ देयर फोर दिस कैन नॉट बी कॉन्क्लूडेड, दिस इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, इस तरह करके आपने लिख दिया। नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेलेवेंट प्रोविजन भी लिखना है, फिर उसको एनालाइज भी करना है और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। बात समझ आ रही है? यूज़ प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी, बी एक्यूरेट विद लीगल टर्म्स एंड डेफिनेशन, एक्यूरेट रहना है, एक्यूरेट, यू नो, कहाँ गया एक्यूरेट वाला भाई, ये रहा। ठीक है, इन अल्फाजों का ख्याल रखना है। नंबर 3 के बाद 4, अच्छा, लीगल टर्म्स एंड डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन में भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, डेफिनेशन जो जैसी लिखी हुई है वैसे ही प्रोड्यूस करनी है। बी कंसाइज, एवॉइड ओवर राइटिंग और रिपीटिंग पॉइंट अननेसेसरीली। अब बच्चों का जो है ना वो आंसर जब पूरा नहीं हो रहा होता तो वो क्या करते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, वही बात उनको रिफ्रेश किया और दूसरे अल्फाजों में लिख दिया। कहते हैं सर अगर वो एवेल्यूएट पोजीशन बोले तो क्या लिखेंगे इसमें, डिपेंड करता है ना सवाल क्या है, किसकी पोजीशन एवेल्यूएट करनी है, कैसी पोजीशन एवेल्यूएट करनी है, ये डिपेंड करता है। नंबर क्या है, सेकंड लास्ट, चेक ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बात कर चुके हैं। स्टे रिलेवेंट, फोकस क्या करना है, स्पेसिफिक लॉ पे या वो इशू जो सवाल में दिया गया है, अपनी तरफ से एंकी पैंकी नहीं करनी। ठीक है, बात समझ आती है? चलो जी, अब हम आते हैं इसके शॉर्टकट अप्रोच पे। यहाँ तक किसी ने कॉपी करना तो कर लो, ये क्या गिरा हुआ इधर से। चलो जी, जोक क्या कह रही हो, कुछ कहा आपने? ठीक है, ये करण अर्जुन की जो है ना जोड़ी टूट गई आज, करण और अर्जुन अलग अलग हो गए आज, इसलिए जो है वो करण और अर्जुन दोनों परेशान हैं। ऐसा ही है, अच्छी क्या, अच्छा किया, जय वो बेचारी उदास है। ओके, कंक्लूजन में क्या, अब IRAC जैसे हम कहते हैं, IRAC मेथड, ये मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया। इसमें क्या था, इशू, रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। मैंने कहा इशू फारिग कर दो, 3 चीज़ें लिखो, रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। लेकिन एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात आपके पास टाइम इतना ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो मैंने बार बार बताया है कि मेरी जो किताब में आंसर लिखे हुए हैं वो 2 तरह से लिखे हुए हैं, सिर्फ एक मतलब दो हेडिंग में लिखे हुए हैं। नंबर 1 क्या है, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन। नंबर 2 डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। ये बेसिकली IRAC मेथड का एक शॉर्टकट है। नाउ द चॉइस इज योर्स, IRAC मेथड अप्लाई करो और अपने आंसर को बेहतरीन बना दो बिला शक व शुबा, या शॉर्टकट अप्रोच पे जाओ और 2 हेडिंग को कंबाइन कर दो एक में, 2 को कंबाइन कर दो एक में। कैसे? आओ, अगर तुम लिखोगे रेलेवेंट लीगल प्रोविजन तो क्या कहता है इन दिस सेक्शन यू कैन डायरेक्टली स्टेट द लीगल रूल और प्रोविजन दैट अप्लाइज टू द सिनेरियो, दिस रिप्लेस द इशू एंड रूल। यानी कि सवाल में मसला क्या है और रूल क्या है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेडिंग रेलेवेंट लीगल प्रोविजन, यानी कि तुम इसमें रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिख दोगी ना अगर, तो तुम्हारा इशू भी कवर हो ही जाएगा। इशू छोड़ दो ना, नहीं लिखो, जाने दो, तो तुम्हारा कम से कम जो रूल वाला एरिया है ना वो यहाँ पे नंबर 1 में अप्लाई एडिस हो रहा है, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। ये क्या आ गया,
ये आ जाएगा हमारा रेलेवेंट लीगल प्रोविजन की हेडिंग में। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, वाई दिस वर्क्स, ऐसा क्यों? बाय स्टेटिंग द लॉ इमीडिएटली यू क्लियरली आइडेंटिफाई द इशू एंड लीगल प्रिंसिपल इन अ सिंगल स्टेप, दिस सेव टाइम एंड कीप फोकस ऑन योर आंसर। यानी कि तुमने अपना टाइम बचा लिया। अब अगर डायरेक्ट ये पढ़ा था, अब मैं पूरी क्लास को एक साइड पे कर दूँ, डायरेक्ट ये पढ़ा था, बोलते यार ये तो नोट्स में भी लिखा हुआ है, मज़ा क्या आया, सीखा क्या हमने? तो पहले सीख लिया क्या, गर्दन से उठाना, ठीक है, और उसको साइड पे करना, डिकोड करना, डिकोड करने के बाद डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना, लीगल टर्मिनोलॉजीज का ख्याल रखना, और वो काम ना करना जो हमने ऊपर किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात आंसर देता हूँ मैं इस बात का। उसके बाद स्टेप नंबर 2, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। ये क्या करेगा, ये तुम्हारे उन आखिरी वाले 2 स्टेप्स को ना वो कर देगा, ख़त्म कर देगा, जिसका नाम था एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। कौन कौन से कैसे? कहता है कि इन दिस केस द ऑफर वॉज रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस वॉज कम्युनिकेटेड, मेकिंग द रिवोकेशन वैलिड अंडर द लॉ, देयरफॉर द ऑफर इज नॉट बाउंड बाय द ऑफर। अब अगर मैं ये पहला हिस्सा देखूंगा ना सवाल का, इन दिस केस ऑफर वॉज रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस वॉज कम्युनिकेटेड, मेकिंग द रिवोकेशन वैलिड अंडर द लॉ, ठीक है। और फिर देयरफॉर द ऑफरर इज नॉट बाउंड बाय द, देयरफॉर द ऑफरर इज नॉट बाउंड बाय द ऑफर। ये जो ऑरेंज वाला ऐसा ही क्या है, एप्लीकेशन, और ये नीचे वाला क्या है, कंक्लूजन। ऐसा क्यों? कहता है हेयर, यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द लॉ टू द फैक्ट ऑफ द सिनेरियो एंड प्रोवाइड योर फाइनल डिसीजन, दिस अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन एंड इंश्योर योर आंसर्स एंड इंश्योर दैट द रीजनिंग इज क्लियरली स्टेटेड। बात समझ आ रही है? तो अब क्या बेहतर लगता है, आ रहा है क्या, ये आइदर ऑफ द टू। टाइम है तो RAC कर लो, रूल लिखो, एप्लीकेशन लिखो, कंक्लूजन लिखो। मेरी नज़र में RAC ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश बचती नहीं है अगर आपके पास टाइम है। और देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार वो लंबा है, ये छोटा है, तो हम छोटे पे चले जाओ, आंसर सही है, नंबर पूरे इसके मिलेंगे। लेकिन अगर उस पर जाओगे ना, R पे, A पे, C पे, तो फिर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें पता है तुमने उसका हर पहलू आंसर कर दिया, इसमें भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और ये, अब तुम समझोगे कि यार टाइम इतना होता नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत छोटा है, तो अब क्या करें, अब क्या उस पर चले हैं? तो मेरी अगर मानो ना, तो जब एक चैप्टर तैयार कर लो ना, उसके 10 सिनेरियो बेस्ड सवाल उठाना, कोई भले मैंने क्लास में करवाया हो, दूसरे पैटर्न पे आंसर हुए होंगे, उस पर RAC मेथड अप्लाई करके लिख लो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। और एक बात याद रखो, अभी बड़ी गहरी बात लगेगी, समझ नहीं आएगी अभी, एग्ज़ाम के एंड में जाके ना, या एग्ज़ाम हॉल में जाके समझ आएगी। तुम कब समझोगे कि तुम्हारी ड्राफ्टिंग की तैयारी मुकम्मल हो गई? कब समझोगे तुम्हें चैप्टर आ गया? जब तुम्हारा दिमाग आगे चल रहा हो और कलम पीछे चल रहा हो। दोबारा रिपीट करूँ क्या? जब तुम्हारा दिमाग आगे हो और कलम पीछे हो, समझाना तैयारी अच्छी है। एग्जाम में क्या होता है, जब तैयारी बहुत टाइट होती है ना किसी पेपर की, तुम्हें आ रहा होता है आंसर, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें आइडियाज़ दे रहा होता है, उसकी प्रोसेसिंग इतनी तेज़ होती है कि तुम्हारा हाथ पीछे रह जाता है, और वो तुम्हें आइडियाज़ दे ही रहा होता है। समझो तुम्हारा जो है ना वो बेड़ा पार है, तुम्हें चैप्टर आ गया, तुम्हें ड्राफ्टिंग भी आ गई, तुम्हें लिखना भी आ गया, तुम्हें उस सवाल के सारे एस्पेक्ट्स आ गए। तो ये ज़रा अप्लाई करके देख लेना। ICAP का कोई स्पेसिफिक मेथड है यार? ICAP का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखो कि ज़रूरी नहीं है वही बंदा सोल्यूशन बनाए जिसने इससे पिछले टाइम को बनाया था, जिसने इससे अगले टाइम को बनाना है। टीम चेंज होती है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। एक टीम पेपर बना रही होती है, दूसरी टीम उसका जो है ना सोल्यूशन बना रही होती है। तो अगर आज जो है वो मिस्टर इकबाल ने जो है वो, अच्छा मीटिंग हैज़ बीन एंडेड, क्यों भाई क्लास शुरू कर दी किसी ने? अच्छा चलो खैर, बहरहाल ऑनलाइन वालों के लिए मीटिंग एंड हो गई है, लेकिन चूँकि रिकॉर्डिंग पोर्टल पे पूरी जाएगी तो हम जो है वो यहाँ से अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो बात मेरी ये चली थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है ना वो मिस्टर इकबाल साहब ने इस बार का सोल्यूशन बनाया है तो अगली बार भी जो है ना वही बनाए, कोई और बना सकता है। तो सोल्यूशन का पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, वेरी कर सकता है, इसलिए एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी वेरी कर सकता है। अगर एक एग्जामिनर आज है तो ज़रूरी थोड़ी है वो कल भी हो। बात समझ आती है? अच्छा, बहरहाल ऑनलाइन वाले हज़रात के लिए मीटिंग इसलिए एंड हो गई थी क्योंकि आज लिंक आपके भाई ने खुद बनाया था होटल का। तो हफ्ते को बस मैंने सोचा ड्राफ्टिंग सेशन करते हैं, और मैंने बस कॉल किया अपने IT वाले बंदे को, उससे सीखा लिंक कैसे बनाता है। मैंने पोर्टल से आके खुद लिंक बना लिया। अब मुझे बनाना चाहिए था 2 घंटे का, मैंने बना दिया 1.5 घंटे का। तो एज अ रिजल्ट वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद ना वक्त की पाबंदी के साथ क्लास ख़त्म हो गई। अब ये लोग मेरे ख्याल लिंक बनाते हैं कुछ तरह की सेटिंग से कि जो है वो मीटिंग एंड ना हो। तो यहाँ पे मीटिंग ना मेरी टाइमली एंड हो गई, शायद कोई मसला होगा, वो देख लेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है। और वैसे भी हमारा जो है वो 1.5 घंटे का कोटा ऐसा था कि हमारी बातें मुकम्मल हो गई हैं। तो फ़र्क महसूस कर रहे हो भाई अपनी नॉलेज में, ड्राफ्टिंग की अपनी नॉलेज में फ़र्क महसूस किया कुछ? ठीक है, काफ़ी बेहतर है, पहले से आराम है, ठीक है। मतलब फ़र्क महसूस हो रहा है ना, यही मतलब है, ठीक है, ऐसा ही है। चलो जी,
ऑनलाइन वाला ज़रा तो चल बसे जूम लिंक के साथ ही, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर कौन से में मुलाकात होती है? 11 में, लेक्चर 10 था ना आज, तो 11 में मुलाकात होती है। अब वो कल हो या परसों कुछ पता नहीं, लेकिन टिल देन आप लोगों ने सही बताओ ज़रा होमवर्क कर लिया सारा चैप्टर 4 का 3 का? सारे हो गए? सारे हो गए? कुछ सवाल में प्रॉब्लम है? सारे हो गए? वेरी फनी जोक सुना है, सवाल नहीं किए क्यों? फिर कहाँ फोकस है? PRC पे। आप तो अभी आए हो, ठीक है। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने यहीं से क्लास लेनी है तो पुराने सारे लेक्चर ना दोहरा लें। 9 हो गए, 10वीं क्लास थी आज। 10वीं तो आपने ले ली, एग्जामेशन मिल गई। तो पहली क्लास हमारी कोई आधे घंटे की थी मेरे ख्याल, ऐसा ही था ना, क्योंकि पहली क्लास में ओरिएंटेशन भी थी। तो ओरिएंटेशन निकाल के पहली क्लास आधे घंटे की है, उसके बाद वाली हर क्लास 1 घंटे की है, 1 घंटा सवा घंटा। तो आपको इंशाल्लाह 1 हफ़्ता लगेगा। हफ्ते में अगर आप 2 क्लास लेते हो ना पर डे, सुबह शाम, एक सुबह लो शाम लो, पेज से मैच कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं। बाकी कोई मसला कोई परेशानी हो, अब्दुल क़य्यूम ना, नहीं कुदूस, ठीक है। मैं नाम बोल रहा हूँ, अब्दुल क़य्यूम कोई और है, तो आप तो मुझसे रब्ता कर लेना है, ठीक है जी। चलो जी, डन है, पक्की बात है। अब कल क्लास रखी नहीं रखें, देखते हैं कल क्लास रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। मूड होगा तो रख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या करना है, सेट है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी एक्साइटिंग सेशन में मुलाकात होती है। कोई और फरमाइशी प्रोग्राम हो ऑनलाइन वाला ज़रात के, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इन केस कोई और हमारी रिकॉर्डिंग देख रहा हो यूट्यूब वगैरह पे, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है फॉर बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ, एज़ द केस में भी, ठीक है जी। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अगले सेशन में एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।